Welcome to the third day of Indie Moons Arts Festival organized by Ranga Theatre, भोपाल। साथियों, हम एक ऐसे सफ़र में हैं जहां कहानियां हैं, कला है और सबसे ज़रूरी वो जुनून है जो हमें जोड़ता है। और सिर्फ थिएटर ही नहीं बल्कि एक और बेहद ख़ास चीज़ इस फेस्टिवल का हिस्सा है, द सेंटर स्टेज। ये हमारा एक्सक्लूसिव टॉक शो है जहां एक्टर्स, डायरेक्टर्स, आर्ट एंथुजियास्ट्स और आर्टिस्ट्स आकर बात करते हैं अपने सफ़र की, अपनी इंस्पिरेशन की और कला की दुनिया में हो रहे बदलावों की। Friends, this festival has been supported by Madhya Pradesh Culture Department, Madhya Pradesh Tourism, Department of Women and Child Development, Madhya Pradesh. It has been powered by JK Cement. We are thankful to our education partner, the Scindia School Gwalior, to our university partner, Rabindranath Tagore University Bhopal, to our radio partner, 93.5 Red FM, Bajate Raho, to our online media partner, Mumbai Theatre Guide, to our restaurant partner, Flavors, to our insurance partner, LIC Madhya Kshetra Bhopal, and of course, to our center stage collaborator, Club Literati. साथियों, इंडी मून्स आर्ट्स फेस्टिवल स्वर्गीय श्री आलोक चटर्जी जी को समर्पित है, जिन्होंने रंगमंच की दुनिया को अपनी अद्भुत दृष्टि और मार्गदर्शन से समृद्ध किया। उनका समर्पण, शिक्षा और थिएटर के प्रति अटूट प्रेम आज भी अनगिनत कलाकारों को प्रेरित करता है और ये फेस्टिवल भी उन्हीं के इसी अनुपम विरासत का उत्सव है। Well, with warmth in our heart, we'd like to welcome on our stage. हम बुलाना चाहेंगे मंच पर हमारे आज के स्पीकर्स को। मैं क्लब लिटराती की फाउंडर डॉक्टर सीमा रायज़ादा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले वो हमारे बेहद ख़ास स्पीकर मिस्टर टीकम जोशी का हम सब के बिहाफ पर इस मंच पर स्वागत करें। एक बार ज़ोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं मिस्टर टीकम जोशी का। Mr. Tikam Joshi has won Sangeet Natak Akademi Award for acting in 2018. He has been working in the field of drama since he was 7 years old. He has won the Nat Samrat Award in 2016, the UP Sangeet Natak Akademi Award in 2018, and the Iftikhar Akademi Award for acting in 1999. He has worked with prestigious directors and theatre personalities like Habib Tanveer, Mohan Maharshi, M.K. Rena, Bansi Kaul, Bhanu Bharti, Anuradha Kapoor, Kriti Jain, Ram Gopal Bajaj, Robin Das, Tripurari Sharma, Rita Hangal, D.R. Ankur, and many more. And we are so thankful, and right now he's working as a director of Madhya Pradesh School of Drama, Bhopal, and we are so thankful that he could be here with us to speak on the session. मैं बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहूँगी, हमारे बीच में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री राकेश दीक्षित जी को। मैं डॉक्टर सीमा से रिक्वेस्ट करूँगी हम सबकी तरफ से स्वागत करें। श्री राकेश दीक्षित जी पेशे से पत्रकार हैं। आप हिंदुस्तान टाइम्स में एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं। 44 सालों से आप जर्नलिज्म में सक्रिय हैं और साथ में थिएटर भी करते आए हैं। पुस्तकों को पढ़ने और लिखने का बहुत ज़्यादा पैशन है आप में। आलोक दा के साथ, आलोक दा आपके एक बैच जूनियर थे, लेकिन बचपन से आपकी और उनकी दोस्ती बहुत बेमिसाल थी। आपने उन्हीं के साथ थिएटर में कदम रखा और साथ में पत्रकारिता और थिएटर एक साथ निभाई। थिएटर से नाता टूटने के बाद भी आपने आलोक दा और श्रीमती शोभा से अपनी दोस्ती जारी रखी और आपको नेशनल और स्टेट लेवल पर कई सारे उल्लेखनीय पुरस्कार मिल चुके हैं। हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपके कि आप आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं गुजारिश करती हूँ डॉक्टर सीमा से कि अब वो श्री मनोज जोशी का हम सब के बीच में स्वागत करें। मैं मनोज जोशी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मंच पर आएँ सर। श्री मनोज जोशी बीवी कारन जी द्वारा बच्चों और युवाओं के लिए रविंद्र भवन में किए गए नाटक गिलहरी रामायण में मंजरी पुस्तकालय की ओर से रंगकर्म की शुरुआत की आपने। फिर वर्ष 1969 में भोपाल में सक्रिय रंगमंच की और जिन रंग निर्देशकों के साथ कार्य किया उनमें प्रमुख हैं श्री आलोक चटर्जी, श्री बंसी कौल, श्री रॉबिन दास, श्री जयंत देशमुख इत्यादि। इसके अलावा आप एक सक्सेसफुल कास्टिंग डायरेक्टर और एक सक्सेसफुल फिल्म एंड थिएटर पर्सनालिटी भी रह चुके हैं। आपने यहाँ के तमाम लोगों को, तमाम कलाकारों को बॉलीवुड तक पहुँचाया है और ये सारी चीज़ें आपने 36 वर्षों की शासकीय नौकरी के साथ की है, तो इस बात के लिए एक बार हम ज़ोरदार तालियां बजाते हैं।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर सीमा से कि हमारी बेहद ख़ास आज की जो गेस्ट हैं, स्पीकर हैं, श्रीमती शोभा चटर्जी को वो मंच पर लेकर आए। शोभा मैम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैम प्लीज़ आप मंच पर आएँ। ज़ोरदार तालियां हम बजाते हैं। सन 1981 से 87 तक रंगमंडल भारत भवन में बतौर अभिनेत्री रंगगुरु पद्मश्री बीवी कारंत के सानिध्य में आपने रंग कार्य किया। बंसी कौल, प्रसन्ना, रॉबिन दास, रुद्र प्रसाद, जॉन मार्टिन, फिट्स बेनेविट्स, अलखनंदन, आलोक चटर्जी, त्रिपुरारी शर्मा आदि के साथ लगभग 60 नाटकों में आपने अभिनय किया है और आधे अधूरे, ट्रोजन वुमेन, मालविका, दो कश्तियों का सवार, दुहाई, लुकमान, गारा की गाड़ी, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक प्रमुख हैं। आपने आलोक चटर्जी और स्वयं के निर्देशन में कई नाटक किए हैं और दोस्त नाट्य संस्था की संस्थापिका अध्यक्ष भी आप रही हैं। वर्तमान में आहान शिक्षा संस्कृति एवं समाज कल्याण समिति की संस्थापिका, अध्यक्ष और निर्देशिका के रूप में अपना कार्यों का वहन कर रही हैं। और अब हम बुलाना चाहेंगे, हम डॉक्टर सीमा रायज़ादा से गुजारिश करते हैं कि हमारे इस सेशन के मॉडरेटर श्री विनय उपाध्याय को हम सब की तरफ से आप स्वागत करें और मैं श्री विनय उपाध्याय से दरख्वास्त करती हूं कि आप इस मंच पर आएं। सर, प्रमुख कला समीक्षक और एंकर श्री विनय उपाध्याय कला, संस्कृति और पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 3 दशकों से सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य के एक प्रतिष्ठित स्वर और मुखर व्यक्तित्व के रूप में आपने माननीय राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कई प्रतिष्ठित कार्यक्रमों को गरिमा प्रदान की है। श्री उपाध्याय दूरदर्शन और आकाशवाणी के अनेक वृत्तचित्रों और फीचर कार्यक्रमों में लेखक एवं स्वर साधक के रूप में जुड़े हैं। एक विशिष्ट कला समीक्षक के रूप में आप भारतीय कला महोत्सवों में एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में जुड़े हैं और वर्तमान में आप टैगोर कला एवं संस्कृति केंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। साथियों, हम बताना चाहेंगे कि साल 2012 में डॉक्टर सीमा रायज़ादा ने क्लब लिटराती की शुरुआत की, जो लिखने, पढ़ने और क्रिएटिव आर्ट से जुड़े लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है। स्कूल के बच्चों से लेकर लिटरेचर के दिग्गजों तक सब इस क्लब से जुड़े हैं और इसका हिस्सा बने हैं। और क्लब लिटराती इंडी मून्स आर्ट्स फेस्टिवल के इस टॉक शो सेंटर स्टेज का कोलैबोरेटर है और इस पूरे सेगमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये पूरा फेस्टिवल स्वर्गीय श्री आलोक चटर्जी जी की याद को समर्पित है और आज हमारे जो मॉडरेटर के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं श्री विनय उपाध्याय जी, उन्हें आलोक दा का अंतिम इंटरव्यू करने का अवसर मिला था और ये इंटरव्यू आज एक पुस्तिका के रूप में उसका अनावरण किया जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस अनावरण की तरफ। मैं वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मॉडरेटर तक वो बंडल पहुँचाएँ। साथियों, RNTU भोपाल के सौजन्य से इस बुकलेट को आज यहाँ पर अनवेल किया जा रहा है और पब्लिकेशन भी RNTU की हेल्प से हो पाया है। मैं डॉक्टर सीमा रायज़ादा से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप हमें स्टेज पर ज्वाइन करें। आलोक दा का थिएटर और कला और क्राफ्ट को लेकर जो आखिरी इंटरव्यू था वो इस यूनिवर्सिटी में श्री विनय उपाध्याय के साथ संपन्न हो पाया और हम बेहद खुश हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां हम बजाते हैं इस कोशिश के लिए। हम बेहद खुश हैं कि ये पुस्तिका, ये बुकलेट आज इंडी मून्स आर्ट्स फेस्टिवल की इस दिन यहाँ पर लॉन्च हो रही है। और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। आलोक्स थिएटर, अ लेगेसी ऑफ पैशन एंड परफॉर्मेंस। मॉडरेटर के रूप में आपके साथ हैं श्री विनय उपाध्याय। नमस्कार देवियों सज्जनों। 3 दिनों से भोपाल की वादियाँ एक अलग तरह से रंगो महक से तारी हैं और आप सब जानते हैं कि जो इंडी मूव्स ने जो सौगात भोपाल को सौंपी है और वो सौगात इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि शायद कई दिनों बाद या एक लंबे अरसे बाद एक कंप्लीट फेस्टिवल की कल्पना हमारे सामने साकार होती दिखाई दे रही है, जिसमें सिर्फ शाम की मंचन भर नहीं है बल्कि उसके साथ लगातार एक संवाद का सिलसिला भी बना हुआ है। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि जिस विधा के आसपास हम लोग काम करते हैं उसे तमाम पक्षों के साथ हम जाने पहचानें। और जब ये आयाम टॉक शो का जब जोड़ा गया और इसकी जब रूपरेखा सामने आई तो
मुझे निजी तौर पर ये बहुत अच्छा लगा कि हम अक्सर सिर्फ और सिर्फ कुछ चेहरों को मंच पर देखकर लौट जाया करते हैं, लेकिन उन चेहरों के पीछे जो एक संघर्ष यात्रा होती है, कहाँ कहाँ से गुजर गया मैं की तर्ज पर एक कलाकार अपनी इस यात्रा में कितने सारे धूप छाई पड़ावों को पार करता हुआ यहाँ पहुँचता है, तो बहुत ही दिलचस्प होता है कि हम यात्रा के उन पड़ावों को भी ठीक से देखें, समझें, जानें। आलोक की याद का जो पहलू इस टॉक शो में जुड़ रहा है, यूँ तो फेस्टिवल ही उनके नाम से हो रहा है, लेकिन आलोक चटर्जी की अपनी रंग यात्रा के विभिन्न पहलुओं को आज देखने का ये मौका शायद उनकी मृत्यु के बाद पहली बार हो रहा है कि जब इस तरह से हम लोग आलोक को फिर नए सिरे से याद करने के लिए और आलोक को एक ऐसी शख्सियत के रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें रंगमंच पर तो दिखाई दिया कई सारे भूमिकाओं में, कई सारी किरदारों में, लेकिन उसके बाद जो कहते हैं ना कि जो नेपथ्य होता है, जो रास्ता होता है, वो मुझे लगता है कि मंच जितना ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। किसी ने कहा है कि रंगमंच पर पड़े पर्दे की तरह कौन जानता है कि रात के काले पर्दे के पीछे कल कौन सा दृश्य खुलने वाला है। इससे पहले के पर्दा खींचने वाले लड़के की तरह सूरज सारे राज खुलकर रख दे, आओ हम सब अपनी अपनी कल्पनाओं के ऊंचे से ऊंचे सपने बुने, शायद कोई सपना सच हो जाए। तो सपने देखना तो बहुत आसान होता है, लेकिन सपनों को हकीकत की ज़मीन पर उतारना उतना आसान होता नहीं है। लेकिन आलोक चटर्जी जैसे जुनूनी ही होते हैं जो कि अपने सपनों से उलझते हैं, अपनी रातों से उलझते हैं और अंततः कहते हैं कि मुझे तो पंथ रहने दो, अपरिचित प्राण रहने दो, अकेला महादेवी कहती हैं कि मुझे तो इसी रास्ते पर चलना है। और आलोक ने इस रास्ते पर चलना कबूल किया और हमारे सामने एक बहुत ही उजला सा, एक बहुत ही सुनहरा सा अध्याय लिखकर आलोक इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। बहुत दिन नहीं बीते हैं, लगता है जैसे आलोक शायद यहाँ बैठे हैं, बाहर होंगे। इसलिए कहते हैं कि पंछी उड़ गया, डाल हिलती रही और फूल मुरझा गया, खुशबू बहती रही। खुशबू की तर्ज पर आलोक अभी भी हमारे साथ हैं। मेरे साथ आज बातचीत के लिए ये जो 4 शख्सियतें बैठी हैं, आलोक के साथ अलग अलग किस्म का रिश्ता इनका रहा। अब शोभा जी की बात, और वो भी बहुत ही खूबसूरत सी याद है शोभा के पास की पहली बार आलोक को कैसे देखा था, और फिर न केवल देखा बल्कि कुछ ऐसा रसायन इनके बीच में आया कि एक राह पर दोनों साथ साथ चल पड़े। टीकम जोशी जो हैं वो इस समय मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक हैं, जिसके निदेशक आलोक चटर्जी भी थे। लेकिन आलोक जब 1982 के आसपास 80 के दशक में आए, तब टीकम जोशी की उम्र 15 बरस की रही होगी, मेरा ख्याल है 7-8 बरस की। 1975 का आपका जन्म है। मीडिया में काम करते रहे, लेकिन आलोक की राकेश भाई की एक बहुत समानांतर सी जो रुचि रही वो थिएटर रही। और जैसा कि मौर्षी ने इंट्रोडक्शन में बताया कि उनके जूनियर रहे हैं, लेकिन आलोक ने जब अपनी खुद की रंगमंडल भंग होने के बाद जब अपनी दोस्त संस्था का निर्माण किया, तो उससे फाउंडर के रूप में राकेश भी साथ में थे और वो आलोक की आखिरी सांस तक वो रिश्ता कायम रखा। आज भी वे शोभा के साथ इसी नाते के साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जोशी बहुत छोटे थे, अभी बात कर रहे थे कि आलोक एक ऐसे डायरेक्टर के रूप में मेरे जीवन में आए कि मैं दूसरे किसी निर्देशक के साथ उतना कंफर्ट फील ही नहीं कर पाया काम करते हुए। तो क्या था आलोक का ऐसा चुंबकीय आकर्षण? हम सब जानते हैं कि 80 के दशक में जब भारत भवन ने आकार लेना शुरू किया, तब रंगमंडल की स्थापना हुई। आलोक का परिचय भोपाल में तो रंगमंडल से ही है। ये अलग बात है कि उसके पहले वो दमोह उनकी पैदाइश रही, जबलपुर में उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन भोपाल का जो पर्यावरण है, सांस्कृतिक पर्यावरण, वो तो आलोक को भारत भवन रंगमंडल से ही जानता है। और किस तरह से आलोक उसमें आए, कारंत जी के समय में उन्होंने काम करना शुरू किया
और व कारंत ने एक गुरु के रूप में उन्हें कुछ इतना गहरे तक प्रभावित किया कि आलोक की आखिरी ख्वाहिश ही ये थी। वो मुझे कह रहे थे, इसमें मैंने जो आखिरी प्रश्न किया है कि क्या बाकी रह गया, उन्होंने कहा कि बाबा के ऊपर एक नाटक रचना चाहता हूँ और बहुत सारे पहलू अभी संसार नहीं जानता है बाबा के। मैं चाहता हूँ कि उस नाटक को तैयार करूँ और मैं उस नाटक को प्ले करूँ। बहरहाल बहुत सारे सपने, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन कहते हैं कि हर पूर्णता को जीवन में अधूरेपन से गुजरना ही पड़ता है। कोई भी चीज़ पूरी कहाँ हो पाई है। इसलिए आलोक भी अपनी सपने का जो नक्शा, जो मानचित्र गढ़ पाए, उसमें हो सकता है कि हमें कुछ थोड़ा अधूरा अधूरा सा भी दिखाई दे। लेकिन आइए चलते हैं, देर न करते हुए सिलसिला शुरू करते हैं बातचीत का। मैं सबसे पहले चुनता हूँ और आलोक की कौन सी चीज़ ने आपको आकर्षित किया, और फिर आलोक के साथ आप जब आगे बढ़ते 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 और कई सारे रंग गलियारों से गुजरे, एक तरफ आपकी पत्रकारिता थी, दूसरी तरफ आपकी थिएटर के प्रति जो दिल लगी थी वो भी, तो कैसे आलोक और आपने मिलकर ये रंगमंच का रास्ता तय किया, और आलोक के होने का आपके लिए क्या अर्थ है? बहुत अच्छा विनय, आपने बहुत सटीक प्रश्न से शुरुआत की है। मुझे भी लग रहा था कि यहीं से शुरुआत होनी चाहिए। बात 1979 की है। आई कैन स्टिल विविडली रिकॉल दोज डेज। एक लंबा दुबला खूबसूरत छरहरा सा बंगाली लड़का था। आई वॉज इन सेकेंड ईयर, ही वॉज इन फर्स्ट ईयर। और वो प्रोफेसर्स की और फिल्म स्टार्स की इतनी हूबहू मिमिक्री करता था, इतना उसकी वजह से काफ़ी मकबूल भी था कॉलेज भर में। मैं रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर की बात कर रहा हूँ, जो अब गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये बीएससी फर्स्ट ईयर में था, मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था 79 में। इतनी हूबहू, इतनी शानदार नकल करता था कि आप मतलब हतप्रभ रह जाएं। और फिर फिल्म स्टार्स की भी। उसी समय संयोग से, चूँकि मैं थिएटर में पहले से जुड़ा हुआ था, मैं कल्चर सेक्रेटरी था, तो मुझे हमारे जो कल्चर इंचार्ज थे प्रोफेसर मगन भाई पटेल, उन्होंने मुझे इंचार्ज दिया वो सोशल गैदरिंग के लिए, नाटकों के चयन का। तो मैंने, चूँकि कॉलेज की सोशल गैदरिंग के नाटक तो वो काका हाथ रस्सी, विनोद रस्तोगी वगैरह उसी तरह के होते हैं, तो मैंने काका हाथ रस्सी का एक नाटक चुना डायरेक्शन के लिए। और जाहिर है कि आलोक को मैं देख चुका था, तब तक मेरा रूबरू परिचय नहीं हुआ था, लेकिन आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाई हिज मिमिक्री आर्ट। तो फिर मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम आलोक का ही आया, आलोक को। हालांकि आई वॉज ए बिट स्केप्टिकल, मैंने कहा इट्स फाइन मिमिक्री करना कैंटीन में जाके और यहाँ करना, लेकिन स्टेज पे नाटक कर पाएगा कि नहीं। खैर मैंने उसको कास्ट किया, और उस साल एक नाटक मेरा भी था, इसका भी था, और एक अरुण पांडे हमारे यहाँ के जो विवेचना के फाउंडर थे, बहुत सीनियर एक्टर, उनका भी था। लेकिन उस साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड आलोक चटर्जी को मिला, विच ही रिचली डिजर्व्ड। और वहाँ से कॉलेज में रंगमंच की आलोक की शुरुआत हुई। उसके बाद हम उसके घर जाने लगे। घर, उसके पिताजी रेलवे में थे, और एक टिपिकल जो सुशील किस्म के मध्यवर्ग बंगाली का घर होता है, उस तरह का था। माँ को संगीत का बहुत शौक़ था, और पिताजी को भी थिएटर का शौक़ था, लेकिन वो इस मतलब रविंद्र संगीत का, फुटबॉल का, ये इस तरह का सब शौक़ था। तो वो काफ़ी संस्कृत परिवार था आलोक का, रेलवे कॉलोनी में रहते थे। फिर उसके बाद हम लोग, मैं और आलोक, विवेचना संस्था है जबलपुर में, एक बहुत प्रसिद्ध संस्था है, इंटेलेक्चुअल्स की संस्था है। उसमें वाद विवाद, नाटक और सेमिनार, सिंपोजियम वगैरह होते रहते हैं। उसमें हरिशंकर परसाई, ज्ञान रंजन, मायाराम सुरजन जैसे दिग्गज जो इंटेलेक्चुअल्स थे उस समय के, उन लोगों ने संस्था का निर्माण किया था, और हम लोग भी जुड़े नाटक के ज़रिए। तो इस तरह से आलोक की थिएटर में शुरुआत हुई। फिर हम लोग आए, तो उसके उस समय अलखनंदन जो बाद में भारत भवन में असिस्टेंट डायरेक्टर हुए और बहुत नामी डायरेक्टर थे, वो हम लोगों के साथ में थे विवेचना में। तो
एक दरिंदे नाटक हो रहा था, उसमें छोटा मोटा रोल आलोक को दिया उसने, लेकिन आलोक ने उस छोटे से नाटक में भी स्पार्क दिख गया उनको, अलग जी को दिख गया था स्पार्क कि ये इस लड़के में पोटेंशियल है। और बहुत खुश मिजाज हम दोनों, बोले हैप्पी गो लकी लड़के थे, 20-22 साल के लड़के थे, तो सारे नाटक इसी तरह से करते थे। तो और आलोक की हाँ एक चीज़ और उस समय भी मार्क किया था सबने, इसकी मेमोरी फोटोजेनिक मेमोरी है। ये एग्जेजरेशन नहीं है कि वो सच में अगर वो रेलवे का टाइम टेबल पढ़ ले और उसको दोबारा पूछोगे तो 1 मिनट बाद वो लगभग 80% बता देगा। इस कदर की फोटोजेनिक मेमोरी थी, जो कि उसकी रंग यात्रा में सोने में सुहागा साबित हुई, क्योंकि बाकी लोगों को लाइंस याद होती थी जब तक आलोक को पूरा थिएटर का पूरी स्क्रिप्ट याद हो जाती थी। ही हैड दैट काइंड ऑफ एलिफेंटाइन मेमोरी। तो वहाँ से फिर यहाँ से दरिंदे से उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद एक फजल ताबिश का नाटक था अखाड़े से बाहर, उसमें आलोक ने रोल किया, उसमें काफ़ी अच्छा रोल किया। और बाकी नाटकों में भी करता रहा। एक तारे की आंख मणि मधुकर का नाटक था, वो भी अलग जी ने किया था। उसमें पहले ये सोचा गया था कि उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है कबीर है, तो कबीर के रोल के लिए हम दोनों को कंसीडर किया अलग जी ने। फिर लगा कि ये तो बहुत ही नौजवान है, कबीर का जिस तरह का शख्सियत है उसमें ये लोग फिट नहीं हो पाएंगे। तो उसके बदले में क्या किया, वो उसके नाटकों में जितने नाच गाने और जितने बाकी के फिजिकल थिएटर के जो दृश्य होते हैं उसकी पूर्ति के लिए मैं और आलोक उसमें करते थे। तो हम लोगों का काम लगभग पूरे समय स्टेज पे रहना होता था। मणि मधुकर के नाटक एक तारे की आंख थे, वहाँ से शुरुआत हुई जर्नी। 1982 के आसपास भारत भवन का 81 के आसपास भारत भवन का निर्माण हुआ। उस समय इसके रंगमंडल के लिए एप्लीकेशन बुलाना की प्रोसेस शुरू हो गई। और तब इसने आलोक ने मैं और मेरा साथी अरुण पांडे, हम दोनों जर्नलिज्म में आ चुके थे तब तक। तो वी हैड नो इंक्लिनेशन टू जॉइन थिएटर एज ए फुल फ्लेज्ड आर्टिस्ट। तो हमारे यहाँ से जो विवेचना से बाकी जो आर्टिस्ट थे उनमें से 4-5 लोग सिलेक्ट हुए, जिसमें कि गंगा मिश्रा थे, राजकुमार कामले थे, आलोक चटर्जी थे। वहाँ से फिर यह भोपाल आ गया आलोक, और लेकिन हम लोगों का साथ बना रहा। यहाँ पर 82 में कारण जी की शागिर्दी में, और अलग जी तो पहले से जानते थे, अलग जी तो उनके गुरु थे ही। यहाँ से मुझे याद है इब्राहिमपुरा में फजल ताबिश साहब के यहाँ रहा करते थे 4-5 लोग। अलग जी भी उस समय साथ में रहते थे। रात दिन कुलियों की तरह काम करते थे और इतना पैशन के साथ काम करते थे। पैशन एंड परफॉर्मेंस यही है ना उसका। तो वो आई कुड सी दैट पैशन फॉर परफॉर्मेंस इन वेरी अर्ली डेज इन आलोक चटर्जी जर्नी। वहाँ से शुरुआत की। उसके बाद फिर उसको कारण जी टुक हिम अंडर हिज विंग्स, और उसके बाद फिर उस एक से एक नाटक किए। कितने नाटक है तो गिनाना मुश्किल है, क्योंकि विदिन ए ईयर और 2 ही हैड बिकम सुपरस्टार इन रंगमंडल। अश्वत्थामा और फुटबॉल, जितने गेस्ट आर्टिस्ट भी आते थे, चाहे वो फेडरा हो, चाहे वो फुटबॉल हो, हीरो हो, कितने सारे मुझे जस्ट रिकॉल ऑल दोज डायरेक्टर्स एंड देयर प्लेस। लेकिन ये है कि लबुलवा भी है कि वो विदिन 2 years वो आलोक चटर्जी रंगमंडल में यहाँ के स्टार बन गया था। एंड ही हैड बिकम ए कॉज ऑफ एनवी आल्सो फॉर हिज फेलो आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर्स। राकेश भाई थैंक यू। और आएंगे आपके पास। sure. जी जी। बहुत ही खूबसूरत बातें। देखिए कि कैसे एक बहुत ही कस्बे से चला हुआ व्यक्ति आता है, महानगर में आता है, और कैसे वो सिर्फ अपनी ज्ञान, स्मृति और अनुभव के बल पे, जैसा कि उन्होंने बताया कि ज़बरदस्त मेमोरी थी उनकी, और इसकी कितनी सारी तस्दीक करते हैं उनके नाटक। देखिए कि नट सम्राट के लंबे लंबे डायलॉग आलोक कैसे बोल जाते थे, या मृत्युंजय में भी जब कर्ण की भूमिका में जब वो आते थे, तो ये निश्चित रूप से कुछ अलग तो गढ़ाई था नियति ने आलोक को, ये बिल्कुल सच है।
लेकिन आलोक जब अपना ये काम कर रहे थे तो बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर हुए, बहुत सारे लोग प्रभावित होते रहे अपने समय के। उसमें एक मनोज जोशी भी थे, और मनोज जोशी ने आलोक के साथ कई सारे नाटकों में काम किया। तो देखिए, नाटक में काम करना एक अलग बात होती है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी छापें ऐसी होती है एक डायरेक्टर की, एक आर्टिस्ट की, जो आपके भीतर पड़ती हैं और एक स्थायी भाव के रूप में कैद हुआ करती हैं। मनोज जोशी के पास भी आलोक चटर्जी की बहुत सारी ऐसी यादें हैं, बहुत सारी ऐसी गहरी छापें हैं, और उनको ही लेकर दरअसल आज के सेशन में वो नमूदार हैं हमसे। मैं चाहूँगा कि मनोज जोशी भी आलोक की कुछ स्मृतियाँ हमसे साझा करें। सभी को नमस्कार। पहले तो मैं दरअसल शुरू से बड़ा फिल्मी आदमी रहा हूँ, और आलोक भाई से प्रभावित होने का कारण भी मेरा बड़ा फिल्मी था। जब उनका एक प्ले देखा था भारत वन में फुटबॉल, और शो ख़त्म होने के बाद आलोक भाई सिगरेट पीते हुए निकले, इतने खूबसूरत लग रहे थे, मतलब सनी देओल से का बहुत अच्छा वर्जन। और तब से मुझे लगा यार ये व्यक्ति, काश वो दिन कब आएगा कि ये व्यक्ति मुझे अपने नाम से जानेगा कि हाँ सुनो मनोज क्या करते हो, इस ढंग की बातचीत। चूँकि फिल्मी आदमी था तो फिर मुझे तब तक मुझे स्पीच एक्टिंग इसका कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो मैं शुरुआत में हो गया कि आलोक भाई तक मुझे कैसे पहुंचना है। फिर उसके बाद एक दो भाभी जानते कि शुरुआत में जुड़ा, शुरुआत के नाटकों में मैं नहीं था, मेरी ड्यूटी सनी को खिलाने की ज़्यादा रहती थी। भाभी और आलोक भाई ये लोग नाटक करते थे। फिर आलोक भाई के साथ रह के काम करने का जो ढंग था, दूसरे डायरेक्टर्स को भी मैं देखता था, लेकिन मुझे लगा एक अभिनेता के तौर पे एज एन एक्टर आलोक भाई से बेहतर और अच्छा ना मैं कहीं सीख सकता हूँ, ना कोई मुझे सिखा सकता है। इसीलिए मेरी ये रंग यात्रा वर्षों में तो काफ़ी लंबी दिखती है, उसकी गहराई उतनी ज़्यादा नहीं, जितनी भी रही बिकॉज ऑफ आलोक भाई ही रही। जो कुछ भी सीखा, जितना भी सीखा, केवल आलोक भाई से ही सीखा। और वो एज एन एक्टर इतनी चीज़ें दे दिया करते थे, और बंसीदा भी उस समय काम करते थे, हबीब साहब भी करते थे। लेकिन चूंकि आलोक भाई खुद इतने बाकमाल एक्टर थे, जब वो बताते थे तो मतलब अब क्या बताऊं, कई चीज़ों को मैं अपनी भावना को शब्दों में नहीं बांध पा रहा हूं, लेकिन कमाल थे आलोक भाई। कुछ नाटकों का जिक्र करिए। नाटक शुरुआत हमने की थी ध्रुव स्वामिनी से। ध्रुव स्वामिनी, एडिपस, फादर, जनशत्रु, मतलब जितने मेरे 15-20 जितने वो 91 से लेकर 95-96 तक आलोक भाई के हर नाटक में हम हुआ ही करते थे। मतलब हमारी अनिवार्यता साबित थी उस तरह। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात मनोज ने कही, और देखिए बहुत ही मासूमियत से भरी हुई बातें मनोज ने कही, और ऐसा ही होता भी है। बहरहाल अब हमारे साथ में टीकम जोशी हैं, और अब टीकम जोशी को हम कितनी तरह से जानते हैं। वो हमारे भोपाल के एक बहुत ही प्रतिभाशाली रंगकर्मी के रूप में विकसित हुए, और उसके बाद एनएसडी गए, एनएसडी से लौटे, वहाँ सारे बड़े देश दुनिया के डायरेक्टर के साथ काम किया, और फिर मध्य प्रदेश की सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश राज्य नाट्य विद्यालय का निदेशक भी निरूपित किया। लेकिन जैसा कि मैं जितना जानता हूँ उसमें यह है कि आलोक चटर्जी भोपाल आ चुके थे, स्थापित हो चुके थे, काम करना शुरू कर दिया था, और प्रोफेसर कॉलोनी के उस अहाते में जहाँ उर्दू एकेडमी होती थी, और वहाँ पर अलकनंदनी ने जब आगरा बाज़ार जो है वो तैयार किया था। फजल ताबिश उस समय सेक्रेटरी थे, मुझे याद है, और मुझे ये भी याद है कि सुधीर नेमा और मैंने उसे फ़कीर की भूमिका निभाई थी। बहरहाल तो टीकम बहुत छोटे थे उस वक्त, बहुत ही छोटे थे, मतलब लग रहा था टीकम को भी मालूम नहीं था कि मेरा भविष्य क्या होगा। लेकिन तब जो रंगकर्मी ज़्यादा चहलकदमी करते हुए टीकम के हिस्से में आए, उसमें मेरा ख्याल है कि आलोक चटर्जी भी थे। तो टीकम बताओ कि कैसे आलोक से मिलना हुआ, और फिर आलोक उसके बाद एक लंबा वक्फा बीत गया, और क्या ही खूबसूरत बात है कि इन्हीं 20, 25, 30 सालों में आप एनएसडी में जाते हैं, आलोक भी एनएसडी के होते हैं।
आलोक भी मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक बनते हैं, आप भी बनते हैं। ये अजीब किस्म का एक साम्य नियति ने आपके सामने रखा। तो बहरहाल मैं चाहूँगा कि आलोक की कुछ यादें आप भी शेयर करें। मंचासीन सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम और ऑडियंस को भी प्रणाम। ये बड़ी अद्भुत बात है कि आज हम आलोकदा पे कहने के लिए यहाँ बैठे हैं। जनरली हम उन्हें सुनने के लिए बैठते थे, और ये बड़ा विचित्र समय भी है कि हम आलोकदा पे बात कर रहे हैं। मेरी मुलाकात आलोकदा से लगभग 8 वर्ष की उम्र में हुई थी। पहला प्ले हमने वही गिलहरी रामायण और रंग बिरंगे जूते और वो सब हो चुका था 82 में। 84 में बंसीदा एक प्ले कर रहे थे जब मेरी पहली मुलाकात आलोकदा से होती, बिफोर NSD उनके जाने के पहले की बात। तो वो टंकारा का गाना एक प्ले कर रहे थे, इसमें आलोकदा आए थे हम लोगों की स्पीच कराने के लिए। तब मैं उनसे वैसे रूबरू हुआ था। उसके अलावा एक पक्ष और भी था, जो रंगमंडल के सारे कलाकारों के साथ मेरा घर का बड़ा पारिवारिक रिश्ता था, और रंगमंडल के बहुत सारे आर्टिस्टों को मेरी मम्मी ने खाना बना के खिलाया, और शी वॉज वेरी फाउंड ऑफ आलोकदा। वो आलोकदा को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे एक्चुअली। मतलब उनके मन में कुछ भी कहने को रंगमंडल आर्टिस्ट को लेके आता था, सबसे पहले उनको बोल देना। मतलब मेरी मम्मी बहुत प्यार करती थी उनको। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अभिनेता के तौर पर विकसित होने के लिए हमारे शहर की रंग परंपरा और उसका वातावरण इतना खूबसूरत था, और हम लोगों की जो इंस्पिरेशन था या हमारे जीवन में जो इंस्पिरेशन हम डेवलप करना चाह रहे थे उस एज में कंडीशनिंग कैसे हो सकती है, उसके बहुत प्रमुख हस्ताक्षर थे आलोकदा। क्योंकि उनके सारे नाटकों को देखना, वो फेस्टिवल हुआ था एक श्री राम सेंटर में, उसके पहले यहाँ हुए थे वो सारे प्ले जिसमें आलोकदा सब में मेन रोल करते थे। मुझे याद है अंधायुग का पहला शो, किस्मत की बात थी कि मेरी भी मेमोरी बहुत अच्छी थी, तो वो परफॉर्मेंस मुझे आज भी याद है जो पीछे भारत भवन में ओपन एयर में हुआ था, और उनको मैंने देखा था। वो बंसीदा का पूरा डिज़ाइन था, और आलोकदा का हेड गियर देख के तो मैं ये पहली बार उनको वो परफॉर्मेंस मैंने उनका देखा। उसके बाद ये जब वो NSD गए तो मैं एक बार वहाँ भी गया था, तो मैंने वहाँ उनको इरफान जी के साथ फिजियामा की रिहर्सल में देखा था। तब हम लोग मंजरी के लिए, मंजर थिएटर फेस्टिवल के लिए वहाँ गए थे। तो ये कुछ आलोकदा के जीवन के मेरे बड़ा होना और उनके काम के इंस्पिरेशन बदलना, ये सब बड़ा विजिबल है मन में, और बहुत क्लियरिटी के साथ उसके पॉकेट्स बने हुए हैं कि आप एक बच्चे के तौर पे उनको परफॉर्मेंस करते हुए भारत भवन में देख रहे हैं। उसके बाद जब वो NSD से लौट के आए तो आप थोड़े से किशोर में गए हैं, और फिर आप फुटबॉल देख रहे हैं, फादर देख रहे हैं। मतलब अद्भुत अभिनय की मतलब पराकाष्ठा आप देख रहे हैं। और तीसरा पक्ष हुआ जब वो दोस्त संस्था खुली, जब मनोज जी और हम लोग सब साथ ही जुड़े थे, पर साथ में उनके साथ बहुत काम किया, बहुत सारे प्ले किए हम लोगों ने। महत्वपूर्ण बात ये थी कि आज मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में हम लोग जो सिलेबस बनाए हैं, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं NSD इंटरव्यू के पहले वो पूरा सिलेबस पढ़ के गया था, थैंक्स टू आलोकदा। आई वॉज अवेयर अबाउट वर्ल्ड थिएटर, आई वॉज अवेयर अबाउट लिटरेचर, आई वॉज अवेयर अबाउट चेकव, आई वॉज अवेयर अबाउट ग्रीक थिएटर। ये सब हमें पढ़ने की सलाहियत इस शहर के अभिनेताओं को आलोकदा ने ही दी है। इस शहर में पढ़ने पढ़ाने की परंपरा, मतलब हमारे उस युवा मस्तिष्क में टैगोर डालना, हमारे उस युवा मस्तिष्क में चेखव डालना या फिलॉसफी डालना या उसको करना। बालेंदु भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों ने भी मालती माधवम किया था साथ में, बालेंदु जी आए थे तब। तो ये जो सलाहियत उन्होंने दी है इस शहर में, मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जब मैं NSD गया तो मैं वहाँ भी वो पढ़ाने आए थे। उसके बाद मेरा एक तारतम्य उनसे छूटा, लेकिन कन्वर्सेशन हमेशा रहा, और मैं बहुत सवाल पूछता था उनसे। और बाद में जब थोड़ा मेरी बुद्धि बढ़ी तो मैं और भी ज़्यादा सवाल पूछता था। अभी पिछले नट सम्राट का भी मैंने शो देखा, और उनके व्यक्तित्व का ये मतलब MPSD के पहले जब वो MPSD में थे वो एक अलग समय था। किस्मत की बात, मतलब वो लकी हैं वो लोग जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा है। और मुझे लगता है कि हमें आलोक भाई से हम सब इम्प्रेस हैं, इन्फ्लुएंस हैं
आई थिंक मध्य प्रदेश या देश में ऐसे बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को पढ़ाया है, तो इन्फ्लुएंस आप होते हो, बहुत इम्प्रेस करते हैं वो। मतलब जैसा उन्होंने कहा था कि वो एक्चुअली वो सनी देओल की तरह लगते थे, लेकिन वो उतने ही सिंसियर एक्टर भी लगते थे स्टेज पे। जो फुटबॉल का शो याद है, जब वो एक थप्पड़ वाला सीन होता था, उसमें विभाजी उनको मारती थी, और वो इतना रियल उसका, आई स्टिल रिमेंबर ऑल दोस इमेजेस ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस। बाकी फादर में नहले पे दहला, राजा, दुरुस्वामिनी, इडिपस, ऐसे वही जो 15-20 प्ले हम लोगों ने जो, और उस समय हम लोगों ने ग्रुप भी चलाया। ख़ास बात थी हम उसके टिकट भी बेचते थे रोशनपुरा पे जाके। ये सब भी किया हमने आलोक दा के साथ। और इस रविंद्र भवन परिसर में जहाँ ये आज बना है, इसका कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं छूटा है जहाँ हमने एक्टिंग एक्सरसाइज नहीं की हो उनके साथ। तो वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, वो जो देते थे। मुझे लगता है कि उनके साथ जिन लोगों ने भी काम किया है, हम सब को ये कोशिश कर लेनी चाहिए कि हम उस इंस्पिरेशन को कैरी करें, उस इंफॉर्मेशन को नहीं। और ये उनकी बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, जो तो मेरे तो जीवन में बिल्कुल अलग अलग रंगों में वो रहे हैं और रहेंगे हमेशा। हालांकि मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ये बहुत अद्भुत घटना है मेरे लिए यहाँ। जी जी, बहुत अच्छी बात टीकम ने कही। और जब टीकम आलोक को एक कंप्लीट रंगकर्मी के रूप में जब बता रहे थे, उन्होंने कहा कि आलोक जो है लगातार पढ़ते भी थे, सुनते भी थे, और हमेशा इस बात से आलोक बहुत अवेयर होते थे कि जब जब भी मैंने अगर उन्हें कहा कि जब मैं अखबार में था तब भी आलोक से लिखवाने की बात आई, तो उन्होंने कहा यार ये लिखने का काम मेरा नहीं है, मैं तो बैर एक्टिंग करता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैंने लगातार दबाव बनाया, और उसके बाद में वो हमारी मैगज़ीन में लिखते रहे, कला समय में। बड़ी बात यह कि जब मैं बादल सरकार पर पिछला अंक निकाल रहा था रंग संवाद का, तब आलोक जो है वो अस्पतालों में उनकी आवाजाही शुरू हो चुकी थी। और तब मैंने आलोक को ये कहा कि यार बादल सरकार पे अंक निकल रहा है। बोले विनय भाई बस डिस्चार्ज होता हूँ और आपको 2 दिन बाद मेरा मिल जाएगा। तो मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन बाकायदा दूसरे दिन मेरे पास मैसेज आ गया कि ये मत सोचना कि मैं अस्पताल में हूँ, मैं दूंगा यार तुमको। तो आलोक कमिटमेंट को लेकर इस तरह से एक अपनी जिसको कहते हैं ना कि बौद्धिक छाप जो एक रंगकर्मी पे क्या होती है, उसको लेकर वो बहुत हमेशा चिंतित होते थे। नया जोड़ना, नया सोचना, नया पढ़ना, और इस तरह से अपने आप को लगातार विकसित करना और समृद्ध करना। और हमेशा इस बारे में बाबा को कोट करते थे। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है कि मुझे हमेशा बाबा ने कहा कि देखो सिर्फ तुमको जीवन भर एक्टिंग ही नहीं करना है ना। आप जानते हैं कि जब भारत भवन के टूर्स होते थे रंगमंडल के, तो उसमें कभी आपको मैनेजर भी बन है ना, कभी हो सकता है कि आज आपको कॉस्ट्यूम संभालनी है, कभी आपको लाइट पे बैठना है। तो ये जो सारी चीज़ें जो थीं, तो आलोक ने अपने आप को एक कंप्लीट, एक समग्र रंगकर्मी के रूप में गढ़ा, और निश्चित रूप से वो एक सीख है आज आने वाले हमारे रंगकर्मियों के लिए। ये जो यात्रा पूरी आलोक की हम आगे बढ़ते बढ़ते देख रहे हैं, उसे एक महत्वपूर्ण पड़ाव आलोक की ज़िंदगी में आता है जब शोभा उनके साथ जुड़ती हैं, शोभा जी जुड़ती हैं। और वो प्रसंग भी इस इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा आलोक ने रखा है, वो आप बाद में पढ़िएगा। लेकिन चूँकि साक्षात शोभा जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक रंगकर्मी की पत्नी बनना, समाज में जो बाकी हमें सारा ताना बना दिखाई देता है, उससे निश्चित रूप से कुछ अलग होता है। इतना आसान नहीं होता है कि उस पूरे दाम्पत्य को उस तरह से निर्वाह करना, और उन तकलीफ़ों के साथ निर्वाह करना जो कि एक रंगकर्मी की जैसे कुंडली में स्थायी भाव की तरह होती ही है। मतलब रंगकर्मी की कुंडली में संघर्ष के अलावा कुछ लिखा नहीं है। अपनी पसंद के दिन, सुबह, चांदी की रातें, ऐसा संभव नहीं है। ये शोभा ने आलोक के साथ लेकिन जब रहना कबूल किया, तो आखिरी सांस तक ये दायित्व शोभा ने आलोक के साथ में निभाया, जिसके हम सब साक्षी हैं आखिरी क्षण तक। लेकिन ये कितना दिलचस्प है जानना कि वो बहुत ही तरुणाई का वक्त जब दोनों रंगमंडल में थे, वो कौन सा लम्हा था जब आलोक के भीतर और शोभा के भीतर एक दूसरे के प्रति प्रेम का रसायन जागा था। कौन सी चीज़ थी जो अट्रैक्ट की थी आपस में। मैं चाहूँगा कि शोभा संभल कर खुश होकर बोलो, है ना। ये वक्त है आलोक की याद करने का। तो मैं शोभा जी से निवेदन करता हूँ कि पहले तो उस क्षण को हम सबसे बांटें, और उसके बाद फिर उस यात्रा में आगे जो संघर्ष हैं उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो वो बताओ कि कब आप आई भोपाल, और कैसे आलोक से मिलना हुआ, और कैसे यात्रा के दौरान वो प्रस्ताव खामोशी से एक दूसरे को आप लोगों ने भेजा।
हम लोग 81-82 में जब रंगमंडल बना, उसके बाद पहला प्ले विशाख चतुर्भाणी हुआ, घासीराम कोतवाल और आधे अधूरे। तो दूसरे साल में हम लोग की दोस्ती हुई आधे अधूरे के दौरान, और दोस्ती सिर्फ 1 हफ्ते चली। खाना खाने हम लोग जा रहे थे रोशनपुरा, आलोक ने रास्ते में रोका, बोले मेरी माँ शादी करना चाहती जल्दी मेरा। तो हम लोग कर लो। तो बोले नहीं, मैं तुमको खोना नहीं चाहता। बस यही बातचीत थी हमारे प्यार की। फिर हम लोगों ने, दोस्ती ख़त्म हो गई, प्यार चला, 5 साल अफेयर चला। उस बीच आलोक NST गए। 86 में हमारी शादी हो गई जब वो 2nd ईयर में थे। फिर 87 में वो लौट के आए रंगमंडल, और 3 साल वहाँ काम किया। उसके बाद 91 में हम लोगों ने अपना दोस्त ग्रुप बनाया। सनी मेरा बच्चा 2.5-3 साल का था। आमदनी की जगह पहला प्ले था, कुमुद मिश्रा थे, राकेश थे, पहला प्ले किया। तो उन दिनों हम लोग को ये बिल्कुल नहीं लगता, तब रिहर्सल की जगह रविंद्र भवन, कला परिषद, खुले कैंपस में, बगीचे में, हम लोग कहीं पार्क में कहीं भी कर लेते थे। और 200 रुपये से लेके 1000 रुपया तक हम लोगों ने खूबसूरत बहू, आमदनी की जगह, मौत के साए में पांडे जी कर्नल साहब रहते थे, उनका बाथरूम और गैरेज वो उन्होंने हमको ऐसे ही दे दिया था। तो 5-6 दिन हम लोगों ने रिहर्सल की होगी सिर्फ मौत के साए की, और 6ठा दिन हम लोगों ने भारतवन में शो किया। हमारा बेटा 2.5 साल का था, मनोज उसको भारतवन के पीछे ले जाता था। तो हम लोग के लिए ये बिल्कुल नहीं था कि रिहर्सल का स्पेस कहाँ है, या हम 8 आने के टेम्पो जिसको भट्ट बोलते थे, उससे हम लोग घर से, किराए के घर से इधर तक आते थे रिहर्सल करने। बच्चे के किताबें, ड्राइंग बनाए, खिलौने, उसका खाना पीना लेके हम यहाँ आते थे। और जितने शौकिया रंगकर्मी करना चाहते थे, 15-20 लोग थे, हम लोग का ग्रुप था। तो सिर्फ नाटक करना हमारा जुनून था। मैं स्पोर्ट्स पर्सन थी, लेकिन आलोक के साथ रह के फिर ABCD थिएटर का आलोक ने सिखाया, बोल बोल के हम लोग साथ में रहे। फिर पूरी जिंदगी इतने स्ट्रगल में गुजरी। फ्रीलांसर रहे आलोक, तो मकान पहले कोई नहीं देता था, इसलिए लेके हम लोग ने रहे। बच्चा बड़ा किया 13-14 साल का, फिर भी थिएटर करते रहे। अब फ्रीलांसिंग में 3 महीने काम है, फिर 6 महीने काम नहीं है, फिर भी थिएटर करते रहे। किस तरह क्या होगा वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और लास्ट टाइम तक आलोक ने इतने स्ट्रगल के बीच में भी अपने आप को हाइट तक पहुंचा लिया, ये बहुत बड़ी बात थी। और उसका जुनून या उसका अभिनय आप सब जानते हैं। अभिनेता के अलावा वो डायरेक्टर, टीचर, वक्ता, इतना अच्छी कविताएं लिखते। कभी हम, अब मौका मिला, इतनी सारी कविताओं की डायरी है, दिमाग में काफ़ी सारी जल गई। आर्टिकल लिखना, 24 घंटे आलोक के अंदर थिएटर। वो रंग अवधूत थे, रंग पागल जिसको कह सकते आप। वाह। और अभी कल 2 महीना होगा आलोक को गए। वो 2 महीने के अंदर मुझे उनका प्ले करना पड़ा। यहाँ उनके बारे में मैं बोल रही हूँ, मेरी यादें ही आगे का मेरा जीवन है, और शायद कुछ नहीं मेरे पास। टीकम भी छोटा था, ध्रुव स्वामी किया, राजा किया, इसने भी याद है। सारे लोग, मेरे ख्याल से पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, कुमुद मिश्रा, मानव कौल, लेके सब हम लोग के साथ काम किए हुए लोग हैं। और आलोक के पापा भी कहते थे आलोक से कि गन्ने की चरखी लगाना, लेकिन थिएटर मत छोड़ना। वो जुनून आलोक का लास्ट तक रहा। और 22 जनवरी को हम शो कर रहे थे शकुंतला का। एक मुद्दा जो हम लोग ने लिखा, हम लोग ने, अगर तुम आलोक अच्छे हो जाओगे तो तुम्हारा लास्ट प्ले रेड फ्रॉक सोलो बहुत अच्छा किया था आलोक ने जबलपुर में।
पहली बार हम लोग सब लोग बेटा बहू मैं आलोक और एक छोटा डॉगी हम लोग सब लोग गए थे जबलपुर में करने। तो जबलपुर से आलोक के थिएटर की शुरुआत हुई, विवेचना से, शायद कॉलेज और विवेचना, और अंत भी जबलपुर से हुआ। लास्ट नाटक उनका वो शो करना चाहते थे कि शो नहीं कर पाए। शोभा जी थोड़ा समझ जाइए। चट्टानों में कठिन थी राह, नदी गाती हुई चल दी, बहुत खामोश था जंगल, नदी गाती हुई चल दी। आलोक एक ऐसा ही दरिया थे, बस बहना जानते थे। बीच में चट्टाने आए, बीच में शूल आए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बहना जानते थे। इस बीच में जब शोभा ये कह रही थी कि बहुत स्ट्रगल आया बीच में, माली हालत भी ख़राब हुई, लेकिन सिर्फ थिएटर और सिर्फ थिएटर, बस वो गवारा था आलोक को। राकेश भाई, मैं आपके पास आता हूँ। आप उनके बड़े निकट मित्र रहे और बहुत सारी बातें आलोक आपसे साझा करते थे। ये देखिएगा कि जिस समय एनएसडी में से आलोक गोल्ड मेडलिस्ट होकर आए, तब बहुत सारे एनएसडीएन जो हैं वो सिनेमा में कैसे तारे बन चुके थे। वो एक रास्ता उन लोगों ने अपना लिया था। और उदाहरण हमेशा हम देते हैं इरफान का, ओमपुरी का, नसरुद्दीन शाह जी का, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या आलोक ने कभी आपसे ऐसा शेयर किया, क्या वजह थी कि आलोक ने वापस थिएटर में लौटना गवारा किया, वो वहाँ नहीं गए? क्या इस द्वंद्व को लेकर कभी आपसे कुछ बातचीत की आलोक ने? बहुत बातचीत हुई। मैं 84 से 87 तक आलोक वहाँ पर एनएसडी में था। एनएसडी में उस समय आलोक के साथ में इरफान थे, मीता वशिष्ठ थी। इरफान तो रूममेट थे। मैं आलोक से मिलने जाया करता था उस समय जब वो एनएसडी में था। मोहन महर्षि का इडिपस किया था उस समय। आलोक का वो जलवा था उस समय, वो 3 साल तो स्टार था वहाँ पर। मंडी हाउस, भगवान दास रोड, बंगाली मार्केट, वहाँ पर देखे वहाँ के लड़के लड़कियाँ इतना स्टारी आइट थे, तो उसको देखते थे। वो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसका प्रत्यक्ष गवाह रहा हूँ। लेकिन फॉर्चुनेटली ही वॉज इन लव। और आदमी जो प्यार में होता है तो वो सब लिबरेटेड महसूस करता है। उसको कभी कोई ख्याल नहीं आया कि कोई सेड्यूस कर रहा है या कोई मतलब कोई लड़की देख रही है कुछ नहीं। तो शोभा के प्यार में था वो। तो वो जब वो लौट के आया तो फिर उसने रंगमंडल वापस ज्वाइन किया। वहाँ के आपको बता दूं कि एनएसडी के करीब 3 साल में शायद 7 या 8 प्रोडक्शन में से 6 प्रोडक्शन में मेन रोल था उसका। जब वो लौट के आया तो उसने वापस भारत भवन ज्वाइन किया और करीब 2-3 वर्षों तक रहा। मैंने कई बार पूछा कि यार सारे लोगों ने वहाँ बम्बई का रुख किया जो कि नेचुरली जाता है, तो उसका यही कहना था, बार बार कहना था कि एक तो मैंने कारण जी को वचन दिया है कि मैं थिएटर करूँगा और मैं अपने गुरु को दिया वचन कभी तोड़ूंगा नहीं, वो मैं करूँगा, थिएटर करूँगा। मैं बोलता था कि ठीक है, वचन दिया है, तुम थिएटर करो, थिएटर के साथ फिल्में भी करो, उसमें क्या दिक्कत है? कोई फिल्म कोई ख़राब माध्यम थोड़ी है। बोले नहीं, अभी मैं फ़िलहाल तो थिएटर पे ही फोकस करूँगा। और सो मच सो कि वो 2-3 साल उसके जब दोबारा लौट के आया, जो सेकंड स्टिंट थी, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ एम्बियंस ही हैड इन रंगमंडल फॉर वट एवर रीजन्स जो भी थे। तो करीब 2-3 साल बाद, 3-4 साल बाद उसने एक दिन हमारे पास आया आलोक कि अरे यार पंडित जी, मन नहीं लगता वहाँ पर, तो कुछ अपना करने की तड़प है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। तो ही हैड ऑलरेडी हिज प्रपोजल प्रिपेयर्ड। वो दोस्त के नाम भी थे, शोभा भी थी साथ में। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर संस्था की शुरुआत की। ही वॉज बर्निंग विथ पैशन कि कुछ अलग से करना है। मैं आलोक को तब भी ताकीद किया था। मैंने कहा देखो, एक्टिंग इज़ योर फोर्टे, नॉट डायरेक्शन। तो उसमें होगा तो उसमें थोड़ा सा तुमको दिक्कत हो सकती है क्योंकि बोले नहीं भैया कि अब एमेच्योर थिएटर चलाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, डायरेक्शन भी देना पड़ेगा और लोगों को जोड़ के भी रखना है। ही वॉज बैड इन मैनेजिंग पीपल, लेट मी से इट वेरी फ्रेंकली। लेकिन एक्टर तो जो ज़बरदस्त था ही,
शुरुआत की दोस्त की, आलोक और शोभा थे। मेरा वहाँ 45 बंगले में ऑफिस था, वहाँ भी कभी कभी होती थी रिहर्सल, फिर इधर उधर भटकते रहते थे, कभी यहाँ रिहर्सल कभी वहाँ रिहर्सल। लेकिन ही वॉज सो पैशनेट अबाउट इट कि ये सब चीज़ें थी नहीं, वो शोभा ने उस बात को बता दिया। और शोभा क्योंकि वो शी सो ओवरवेल्म्ड कि अभी पूरा बता नहीं पा रही है, लेकिन जितना बता पा रही है उससे ज़्यादा स्ट्रगल किया इन लोगों ने, इतना स्ट्रगल किया है दोनों ने, बच्चे को पालने और थिएटर करने और पैसे की जुगाड़ करने और इधर से उधर भागने, बहुत ज़्यादा है। अगर तो मतलब इसके लिए इतना इजी रास्ता था कि ये बम्बई चला जाता। वो एक बार गया भी, अनुपम खेर की एकेडमी में गया, लेकिन वहाँ के तौर तरीके बम्बई के उसको रास नहीं आए, इसलिए वो वापस भोपाल आ गया। भोपाल में जमा सब कुछ किया, जो कि जितना भी संघर्ष था, जो भी था, दोनों ने मिल के सहा। हम दोस्त थे, हम हमारे साथ शेयर करता था, बहुत सारी बातें शेयर करता था, जो कि अब मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा किसी से, क्योंकि in the last days he had become very bitter also, not only about theatre, about the people around him. Let's not disclose that. तो वो बहुत सारी बातें हैं। ठीक है। पॉजिटिव, इतनी पॉजिटिव चीज़ें भी थी लाइफ में, उसके साथ इतनी नेगेटिव चीज़ें भी थी। सारी चीज़ों को पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ को झेलते हुए आप बिलीव नहीं कर सकते कि कई बार हम लोग के पास खाने के लिए भी नहीं होता था। हम लोग कैसे जिए, कैसे आ गए। वो आलोक के अंदर वो जुनून था, और उसका सहारा कहा जाए तो एक तरह से मैं शुरू से ही रही हूँ और लास्ट तक, जिसके दम पे आलोक कितना झेल पाए, सही बता रही हूँ। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने आलोक को कभी ये एहसास नहीं होने दिया किसी चीज़ की कमी का, कि तुम आगे बढ़ो। इवन एनएसडी आलोक का हो गया था मेरिट में, हम दोनों ने साथ में भरा था। तो मुझे बज्जू भाई बोले थे कि शोभा तुमको लेना है, हम लड़कियां कम आती थी। तो आलोक बोले कि तू अगले साल आ जाना, मेरे को अभी चले जाते। तो मैंने अफेयर के दिनों में सीट दे दी, पर मुझे पता होता आलोक अगर मेरिट में पास हो जाएंगे तो हम दोनों एनएसडी कर चुके होते, तो शायद हमारा स्ट्रगल थोड़ा कम होता। लेकिन अब जो था वो था। लेकिन इन सब के बावजूद लास्ट में आलोक ने शायद 376 आलोकनामा, हम लोग थे नहीं घर में, हॉस्पिटल गए थे आलोक का सब चेक कराने। आलोक पता नहीं कैसे घिसट के बाहर आए। वो वाला एपिसोड लास्ट वीडियो बनाया कि मैं बीमार हूं, मैंने बाद में देखा। तो जैसे कारण जी थे हमारे रंग बाबा, जैसे ये रंग अवधूत रंग ऋषि आलोक। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं एक सेकंड को भी भूल नहीं पाती उसको, ना मैं बोल पाती उसके बारे में कुछ। ठीक है। मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। शोभा के सीने में जो आलोक की याद धड़कती है, महसूस कर सकते हैं जार जार आँखों से, बिना किसी भाषा के जो चुपचाप अश्रु बह रहे हैं। समझा जा सकता है कि आलोक के प्रति कितना गहरा लगाव, और वो लगाव इस हद तक कि जैसा कि खुद शोभा कह रही हैं कि वो जो बिल्कुल फाका कशी का दौर जब आया, तब भी आलोक को शोभा ने बुझने नहीं दिया। आलोक का एक कोटेशन है जो इस पुस्तिका में छपा है, वो ज़रूर मैं पढ़ना चाहूँगा कि कठिनाइयों से रीता जीवन मेरे लिए नहीं है, कठिनाइयों से रीता जीवन मेरे लिए नहीं है, मेरे तूफानी मन को यह स्वीकार नहीं है। मुझे तो चाहिए एक ऊंचा लक्ष्य, और उसके लिए उम्र भर संघर्षों का अटूट क्रम। ओ कला, तू खोल मानवता की धरोहर, तू अमूल्य कोशों के द्वार मेरे लिए खोल। अपनी प्रज्ञा और संवेगों के आलिंगन में सारे विश्व को बांध लूँगा। छिछला, निर्देश और लक्ष्यहीन जीवन मुझे स्वीकार नहीं है। आलोक जैसे लोग दरअसल इसी तरह की कस्मों को, शपथों को जीते हैं।
मनोज जोशी जैसे लोग बिल्कुल नवागत रंगकर्मी जब आलोक के साथ काम करते रहे, तब उन्होंने एक निर्देशक के रूप में आलोक की उन चीज़ों को भी देखा, जैसा मैं कह रहा था कि उनकी शख्सियत की बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर असर करती रही होंगी। लेकिन मैं मनोज थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ और ये जानना चाह रहा हूँ कि आलोक की अपनी जो प्रोसेस थी किसी भी नाटक को खड़ा करने की, हम सब जानते हैं मोटे तौर पर कि उसमें सबसे पहले तो कास्ट सिलेक्शन होता है और उसके बाद फिर लगातार प्रैक्टिस है, उसका वाचिक अभिनय, और उसके बाद में उसको मंच पर ले जाने के लिए बाकी तमाम चीज़ें जो आप सब लोग इस्तेमाल में लाते हैं। आलोक की अपनी प्रोसेस क्या थी किसी नाटक को खड़ा करने की? आलोक भाई की प्रोसेस बहुत बहुत और बहुत ही अलग थी। जैसे अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर का कोई प्ले कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उनको यह कि पढ़ो, इस जो लेखक है इसके बारे में जितना ज़्यादा जानो, किरदार तो छोड़ ही दो, नाटक तो छोड़ ही दो, उस व्यक्ति के बारे में जानो। टैगोर अगर हम कर रहे हैं, जैसे राजा टीकम भी हमारे साथ थे, तो टैगोर को पूरा पढ़ो, वांगमैन, शरद चंद्र को पढ़ो, बंकिम को पढ़ो, फिर उनके समकालीन क्या लिख रहे हैं उसके बाद। अब मुझे लगता है उनका भैया अपना डायलॉग याद कर लें, बोल देंगे जाके स्टेज पे। हम बड़े सतही तौर पे शुरुआत करते थे, अरे बोले पढ़ोगे नहीं तो गढ़ोगे कैसे। वहाँ से आलोक भाई ने जो आदत लगाई है पढ़ने की, हालांकि बाद में रंगमंच उस ढंग से मेरा लगाता रहा नहीं तो आदतें शेष नहीं, लेकिन आलोक भाई ने बहुत पढ़वाया, गालियाँ बक बक के पढ़वाया। किताबें लेके जाओ, सुबह इस पर बात की जाएगी, क्या पढ़ा, क्या समझा। फिर इतने मतलब वो सुभाष घई वाले एंगल में आता था पूरा नाटक समझ में, अच्छा यार इस ढंग का है, मतलब क्या करना। दूसरे पढ़ो और इसमें क्या अलग है और उनके समकालीन क्या लिख रहे हैं। तो वही प्रोसेस मुझे बाद में कहीं और कई बम्बई में भी किसी ग्रुप से मैं जुड़ा, बम्बई मेरा आवाजाही लगातार ही बनी रही वर्षों से, लेकिन वो आलोक भाई वाली बात कहीं लगी नहीं। तो मैं अपना तो रंग आलोक शुरू हुआ और रंग आलोक खत्म, और ये बातें भी करता रहता। तो आलोक भाई से मेरी लास्ट में तो बड़ी अलग ढंग की दोस्ती हो गई थी, मतलब मैं बहस ही करता था। मतलब एक छोटी सी बात बताऊंगा, भाभी वो जेके अस्पताल में थे, नर्स को चिल्ला चोट कर रहे थे, मुझे लगा इनका दिमाग उनका हटाता हूँ। उनका भैया एक बात बताओ, ये नवाज का या किसी का कोई इंटरव्यू सुन के गया था, कि ये क्राफ्ट क्या होता है। मैं तो थिएटर कर नहीं रहा हूँ, क्राफ्ट क्या होता है बताने लगे। मैंने कहा अच्छा क्राफ्ट इतना महत्वपूर्ण है भैया। तो एक फिल्म है जिसमें कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी दोनों अपने अपने किरदारों को समझते हैं। एक क्राफ्ट का मास्टर है, एनएसडी किया हुआ है, और दूसरी एक मॉडल है लड़की। दोनों अपने किरदारों को इतने अच्छे से समझते हैं कि दोनों को नेशनल अवार्ड मिलता है। इसको हटा दो। शबाना आज़मी ट्रेंड है, एफटीआई से आई है। कंगना रनौत किस ढंग से आई है ज़्यादा खुलकर अपने बात नहीं कर सकते हैं, वो भी अपने किरदारों को समझती है, उसके पास भी 4 नेशनल अवार्ड हैं। शबाना जी के 5 है। तो फिर क्राफ्ट क्या, फिर अभिनय की सबसे संक्षिप्त परिभाषा आपकी निगाह में क्या है? थोड़ा सा मुझे 2-3 बुरे शब्द बोले इसीलिए कहते तुम्हारा पढ़ना छूट गया है, बहस करने लग गए। लेकिन मेरे अफसोस है बहुत सारी बातें, मतलब मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि भैया इतनी जल्दी छोड़ के चले आएंगे। बहुत सी बातें बहुत सीखना बाकी था उनसे। मुझे लग रहा था कि अब एक टीचर के तौर पे बताने वाली चीज़ें अब सामने आ रही थी। अभिनय करना नहीं है, अभिनय को जीना है, महसूस करना है, और अभिनय अंदर से आना चाहिए, बाहर से करने की चीज नहीं अभिनय। यही जो आलोक, मतलब आधी रात को नींद में भी करवा लो कोई भी रोल आलोक से, वो जीना है। बिल्कुल बिल्कुल, करने की चीज नहीं, जीने की चीज। टीकम भाई, आलोक भाई मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में रहे और उसके पहले वो एनएचडी की क्लास लेने भी वहाँ पर जाते रहे। आलोक में एक जो शिक्षक बैठा हुआ था अंदर, एक टीचर जो बैठा हुआ था, उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे रंगकर्मी हैं जो कि अपने दूसरे अलग अलग जॉनर में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन आलोक ने एक बहुत ही फिलोसोफर के रूप में अपने आप को गढ़ा, लेकिन एक अच्छा टीचर उनके भीतर से निकल पाया। इसको लेकर क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है कि अभी जो मनोज भाई बात कर रहे थे
उनकी एक तलाश ज़रूर थी, क्योंकि मैं ये मानता था कि ग्लोबलाइजेशन के बाद और ख़ास तौर से जब हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर किए, इन तीनों स्टेजेस में रियलिज़म को लेकर उनकी लड़ाई बिल्कुल अलग अलग थी। जो वो 92 में रियलिज़म स्टैंडबर्ग को लेकर सोचते थे, वो वर्चुअल इस आने के बाद उनके वो मायने बदल गए थे। वो इसलिए क्योंकि वो हर रोज़ ये तलाशते थे कि अभी मेरी जो पिछली उनसे मुलाकात हुई थी जब वो नाट्य विद्यालय में क्लास लेने आए थे जुलाई के अगस्त के समय, तब हम इस बात पर डिस्कस मैं दादा से कर रहा था कि हम जिस रियलिज़म के पीछे हम भाग रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, अब जो जनरेशन आई है उसको कम्युनिकेशन के लिए हम इस रियलिज़म में कौन से नए एस्पेक्ट्स ढूंढें कि अब हम इनको इनके तरीक़ों से समझ पाएँ, क्योंकि अब जो है सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो उनकी अप्रोच में ये बात ज़रूर थी, मेरा जो सेल्फ है, आपका जो सेल्फ है, या मनोज जी का जो सेल्फ है, या बाकी कोई नया व्यक्ति आया उसका जो सेल्फ है, उस सेल्फ को एनालिसिस करके वो एक्टिंग प्रैक्टिस करवाते थे, उसका अपना एक मॉड्यूल बनाते थे। मतलब ये उन्होंने अपनी टीचिंग में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम जो मैंने महसूस किया आफ्टर जब ये वर्चुअल वर्ल्ड आया, तो उन्होंने ये ढूंढना शुरू किया था। जब मैं एक दो वर्कशॉप में भी उनके साथ था, मैंने ऑब्ज़र्व किया था, और जब मैंने यहाँ भी उनको देखा जब मैं चेकअप कर रहा था, तो मैंने कहा कि आलोक दा, हम जिस तरह से अंतोन चेकअप को अब रिलेट करते थे उस समय, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह आया नहीं था, टाइम का फ्रेम अलग था, सोसाइटी अलग थी, अब जो जनरेशन आई है उसको हम कैसे इब्सन या स्टैंडबर्ग या चेकअप समझाएं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। एलिसन हॉच की एक किताब है एक्टर्स ट्रेनिंग करके, भी लेटेस्ट किताब आई है, वो मेरे पास भी थी, आधी मैंने पढ़ी थी, दादा ने पूरी पढ़ रखी थी। उसमें से उन्होंने उन प्रोसेस के रेफरेंसेस निकाल के, पैरेलल रेफरेंस ट्रेनिंग के निकाल के वो कम्युनिकेट किए मुझे। तो मुझे ये समझ में आया कि वो हर समय एक आने वाली, हर 10-12 सालों में जो जनरेशन बदल रही है, उस बदलती हुई जनरेशन के लिए उन्होंने एक खाका तैयार किया हुआ था, और वो उसको जानने के बाद ही उस खाके पर जाते थे। तो उनकी जो अप्रोच टीचिंग की थी, मुझे लगता है कि वो जितने अच्छे अभिनेता थे उससे दुगने अच्छे वो टीचर थे, क्योंकि वो उनकी टीचिंग में विज़न था, उनकी टीचिंग में फ़िलॉसफी थी, उनकी टीचिंग में लिटरेचर था, जो कि मूलतः आजकल गायब है। पर वो इस पे बहुत एम्फेसिस करते थे कि आप जिस भी तरह का काम करें। बाद में जो लास्ट में हमारी बात हुई थी कि भाई अब यार इमोशन प्लेइंग जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है बॉस। मैंने कहा हाँ यार दादा। तो बोलते हैं अब थॉट प्लेइंग पे जाना है और थॉट बदलते हैं फटाफट, तो अब इसका क्या करेंगे। मतलब ही वॉज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट हिज प्रोसेस, हिज टीचिंग। और हम लोग चूँकि आइडेंटिफाई इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम समझते हैं उनको, या हम समझ पाते हैं उस ट्रेनिंग को भी, अंडरस्टैंडिंग को। तो वो एक सर्चिंग, बीइंग अ टीचर उनकी सर्चिंग बहुत बड़ी थी। बहुत अच्छा। हम लोग आप लोगों से सवाल पर आए, उसके पहले एक और शोभा से मैं बात करना चाहूँगा कि शोभा जी, एक रंगकर्मी पति जब 24 घंटे घर में गुजारता है या उसका आपके साथ लगातार जीना उठना बैठना शुरू होता है, तो बड़ी जिज्ञासा होती है मन में कि क्या आलू कभी थैला लेके सब्जी लेने गए? आलू कभी थैला लेके सब्जी लेने गए? क्या? अभी लास्ट में ये हुआ था, हमारा बेटा बाहर था बड़ौदा में, उसको रणजी प्लेयर बनाया उनने इतने स्ट्रगल में भी, हाँ, है ना। और अभी हमारे ऑर्थराइटिस हो गया, एक एक्सीडेंट में 9 सर्जरी हो गई है मेरी, तो मैं जा नहीं पाती, थैला लेके मैं ही जाती थी पहले। तो अब जब भी वो बाहर जाते थे ना, तो थैला लेके ही जाते थे, या थैला नहीं ले जाएं तो सब्जी पॉलीथीन में खूब सारी भर के लाते थे, और ऑटो में या कार में जिसमें भी लौट के आते थे, बहुत साल से वो भी गाड़ी नहीं चला रहे थे, मैं भी नहीं चला रही थी स्कूटर, तो सब्जियां लेके आते थे, फल लेके आते थे। फल डॉक्टर ने लास्ट में उनको एकदम मना किए थे, फल उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे, फिर भी लेके आते थे, बोले वो तो हर चीज़ के लिए मुंह रोक रहे, मैं तो खाऊंगा। और उनके लाए अनार अभी शायद 8-10 दिन पहले हमने खाए, सूख गए थे लेकिन थे, और वो डॉक्टर ने 10 दिन में एक फल खाने बोला, और खाते थे। सब्जियां लाते थे, और राशन मैं लेके आती थी, क्योंकि वो अलग अलग दुकानों से लाते थे। मेरी एक दुकान बंदी हुई थी, तो उसमें से हम लोग की कई बार बहस भी हो जाती थी, और मैं सब्जी लेने जाती थी तो बोले कितने बजे लौटेगी,
इस पर बहस होती थी, क्योंकि टाइम के एकदम पंक्चुअल थे, 1 मिनट आगे पीछे नहीं। तो मतलब जब मार्केट जाते या हाट जाते तो 4-6 दुकानों में सब्जियां पूछनी पड़ती रेट और क्या सब्जी लेनी है, तो थोड़ा 45 मिनट की जगह 55 मिनट भी लग सकता है। फिर मैंने एक दिन गुस्से में थैला पटका, मैं बोला ये टाइम को लेके तो ना अपने उधर नाटक में करना, ये घर में नहीं। फिर मैंने सब्जी लाना बंद करी, एक तो मेरे से चलती थी, फिर आलोक लाते, तो बोले मैं तो देख ऑटो रोकता हूँ और ऑटो वाले को बोलता ये ले लो, वो लेके मेरे ऑटो में रख देता है, बोले ऐसे करना चाहिए काम। तो वो एक पति के रूप में भी बहुत अच्छे थे। कभी मैं गुस्सा हो जाती थी तो मुझे कुटे चने अच्छे लगते, वो है ना, अरबी की सब्जी, जो जो चीजें मुझे पसंद थी वो ला के रख देते, सॉरी नहीं बोलते थे, लेकिन लास्ट क्लास में जो मुझे पसंद है वो चीजें ला के रख देते। तो मतलब हम लोग दोस्त बहुत रहे हैं, मतलब शायद इतना हंसते थे कि कारण जी की तरफ से भी हमको अलाउ था, कारण जी हमारी चिट्ठी आलोक तक एनर्जी पहुंचाते थे और आलोक की चिट्ठी हम तक लाते थे। और एक फोन फ्री था हफ्ते में भारतवंश से, तो जब भी टूर पे निकलते थे तो हम आलोक को बताते हम कहाँ जा रहे हैं, और आलोक हमें बताते थे। तो उन दिनों मतलब अब आँख की मर्यादा होती थी, 5 साल अफेयर चला, लेकिन किसी ने हम लोग को साथ में नहीं देखा। कारण जी जरूर एक बार पकड़ लिया था, तो रिहर्सल में लेट हो गए थे तो उन्हें बाहर निकाल दिया था 2 कश्ती के सवार से, कि दोनों जन बाहर जाओ, कोई रोल नहीं करोगे, आज शो कैंसिल करता हूँ। तो हम लोग सॉरी बोल के दोबारा आ गए थे। वाह, तुम बादल मैं बिजुरी, बैरागी जी का बड़ा सुंदर सा गीत है रेशमा और शेरा का, और उसमें कहते हैं कि तुम बादल मैं बिजुरी, तुम चंदा मैं चांदनी। तो कुछ ऐसा ही शोभा और आलोक का भी रहा, और इस बात की तस्दीक शोभा कर ही रही है। बहुत सारी बातें और भी होंगी, लेकिन कहीं एक विश्राम तो हम सबको लेना ही पड़ता है। फिर कभी मौका लगेगा तो आलोक की यादों बातों के सिलसिले और आगे बढ़ेंगे। बेहतर होगा कि कोई सवाल अगर आपके भीतर हो और कुछ लोग सवाल करना चाहें तो स्वागत है। हाँ जी, आपका नाम बता दीजिए। हाँ ठीक है, चालू है। हाँ। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम अचल मेहता है। मेरा एक सवाल थोड़ा सा लंबा हो सकता है। जितने भी सभी वरिष्ठ डायरेक्टर रहे हैं, अलकनंदन जी, बाबा कारंत सर, आलोक सर, और जितने भी रहे हैं, एक एक करके सभी का देहांत हो रहा है और हम सभी को खोते जा रहे हैं। और एक जनरेशन है टेकम भैया, अपने बालू भैया और इन नाटककारों का, और एक जनरेशन है जिनको आप सभी नाटक सिखा रहे हैं, जिनजी जिसे हम कहते हैं। तो मैंने एक चीज़ फील करी है, बहुत ज़्यादा मैं नॉलेज नहीं रखता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने फील करी है कि नाटक का टेस्ट चेंज हो रहा है जनरेशन के अकॉर्डिंग। तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कुछ शोज़ देखकर, जो यंग बच्चे कर रहे हैं, वो फ्लेवर नहीं आ रहा जो उस ज़माने में था। तो आप लोगों का क्या विचार है उसके बारे में? उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि थिएटर बहुत हो रहा है और करने वालों के पास रेफरेंसेस वो नहीं है। अच्छा, रेफरेंसेस जानने की इच्छा भी नहीं है। आलोकदा भी ये बात बोलते थे कि थिएटर बहुत हो रहा है, हर आदमी आधे अधूरे करना चाह रहा है, हर आदमी अंधायु करना चाह रहा है, पर वो रेफरेंसेस नहीं है। और दूसरा फिर हमारी भी गलती है कि हम उस परंपरा को शायद ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, या तो हम कर नहीं पा रहे हैं या वो सुन नहीं पा रहे हैं। तो वो रिसीविंग और गिविंग का जो मामला है। और दूसरा ये भी है कि अगर आपके पास रेफरेंस तगड़ा है तो उसके पीछे भागने में भी आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़ोगे। पर सवाल ये है कि अब जो टाइम बदल रहा है उसमें भगदड़ बहुत है। मतलब 3 महीने टैगोर करने के नहीं है आपके पास, तो उतनी रशिंग में अगर आप कुछ भी करोगे तो आप इन्फॉर्मेशन के लेवल पर रह जाओगे, एक्सपीरियंस के लेवल पे नहीं रह पाओगे। मतलब अगर हमारे पास कारण जी का रेफरेंस है, मोहन जी का रेफरेंस है, या जहाँ का भी रेफरेंस है, प्रोसेस का रेफरेंस है, अगर हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा एक समस्या और ये है कि चूंकि समय बदला है, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हुई है,
और कोविड का भी टाइम बीता है, और यंग जनरेशन जो अभी आ रही है बहुत इनसिक्योर है, बहुत वीक भी है, इमोशनली भी बहुत वीक है, बट दे आर इन वेरी रश, और वो अपने आप को उस जजमेंटल माइंडसेट से बाहर नहीं निकाल पाते। तो अभी टीचिंग की मेथोडोलॉजी ज़्यादा स्ट्रगल हो गया है। मतलब हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारा सेल्फ जो है वो पूरी तरह से गिविंग रहता था कि बॉस गुरु ने जो कह दिया वो फाइनल लाइन है। अभी ऐसा नहीं है। स्टूडेंट चूज व्हाट दे वांट टू लर्न, स्टूडेंट जज व्हाट द टीचर इज टीचिंग। इस मानसिकता से बाहर लाने के लिए हमें उसकी एक एडवांस प्रोसेस चलानी पड़ती है। प्रॉब्लम यह है कि टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी है ये, तो उसमें हम भी फेलियर हैं, मतलब गलतियां दोनों तरफ से हैं, और कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल कोई बात नहीं करता है, ना स्टूडेंट्स ना थिएटर पर्सन आपस में बात करते हैं। मैंने पिछले 3 साल से मैं भोपाल में हूँ, मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश में मैंने किन्हीं रंग निर्देशकों या दोस्तों के साथ कोई सकारात्मक बात रंगमंच के लिए की हो। तो हम वो बात भी नहीं करते जो एक रूटीन का हिस्सा थी। हम रूटीन में बात करते थे, या हम चाय की दुकान पे जो बात करते थे, तो एक कन्वर्सेशन का एक तारतम्य वो है ही नहीं। तो हम सब अपने अपने कुनबों में थिएटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहते ये हैं कि थिएटर कलेक्टिव आर्ट है। तो जब हम ही कलेक्टिव नहीं है तो कैसे ग्रो करेंगे? तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे ग्रो कराएंगे? हम बांट नहीं रहे हैं, न ज्ञान न दर्शक न कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए नुकसान हो रहा है, क्योंकि पॉकेट्स में हो रहा है सब कुछ। उसको एक्सेस पे लाने के लिए वी मस्ट बी टुगेदर। मैं और ऐसे ही चाहूंगा इसमें राकेश भाई जरूर कुछ जोड़िए, आप जरूर कुछ कहिए इसमें। मैं एक छोटी सी बात मैं हाँ, कह देना please, चाह रहा हूँ जरूर, बस, जरूर, हाँ। कि एक महत्वपूर्ण बात ये थी, इसी शहर के रंगमंच की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग 20-30 लोगों का एक पूरा ग्रुप था जो यहाँ जो थिएटर करता था उन सबके साथ थिएटर करते थे, चाहे वो भारत भवन से निकले हुए लोग हों, चाहे अलग जी हों, चाहे बंसी जी हों, चाहे प्रभात दा हों। वही 30-35 लोगों का ग्रुप पूरे शहर में सबके साथ थिएटर करता था। तो सबका सबसे कम्युनिकेशन था। मेरा पिछले 3 साल में थिएटर वालों से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव टू टॉक टू, उनके पास कोई विषय नहीं है मेरे से बात करने के। ये फर्क है। उद्देश्य नहीं रह गया है। अब जो सीखना चाह रहे हैं रंगकर्मी या आ रहे हैं, उनका कोई एक उद्देश्य नहीं है। उनको सिर्फ बायोडाटा बनाना है कि हमें 6 प्ले करने हैं, और 6 प्ले में NSD भर सकते हैं, FTI भर सकते हैं, MPSD भर सकते हैं, A to Z कोई भी ग्रुप। और इस शहर में 150-200 लोगों के पास ग्रांट है, इतने सारे ग्रुप हैं, कहीं भी पैसा, और बिना पैसे के कोई स्टेज पे खड़ा होना भी नहीं सीख रहा। पहले कोई पैसा नहीं दिया जाता था, बहुत ईमानदारी के साथ सीखने आते थे लोग। अब रंग संस्कार नाम की चीज़ नहीं रह गई। चलिए, थोड़ा सा विषयांतर हो गया, लेकिन ये सवाल बहुत मौजूद था। और कोई सवाल? जी प्लीज। I'm Jyoti Dikshit, and I have 2 questions for Tikam Joshi. One is, if you remember, I'm in production team. Okay. I'm in production team of Living Room Theatre, Sarita Voras. Yes. And the second question is a request that can you say some dialogue from Badshah Rangila? And the first question is that will you tell us the importance of backstage work? Thank you. थोड़ा सा विषय अंतर हो गया है, हम लोग तो आलोकदा पे बात कर रहे हैं, पर हाँ बैक स्टेज वर्क इस हमेशा इम्पॉर्टेंट ही होता है। और थिएटर में ऐसा ही होता है, जो लोग परफॉर्म करते हैं वही लोग बैक स्टेज करते हैं, और कर करके ही सीखते हैं। जिनसे सीखना होता है उनसे सीख लेते हैं। कलेक्टिव आर्ट है, तो ये बैक स्टेज और ऑफ स्टेज और ऑन स्टेज ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, बस एक टीम होती है। वी ऑल आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। बस फ़र्क इतना होता है कि जो लाइट कर रहा होता है वो विजिबल नहीं होता, पर पार्टिसिपेशन आई थिंक सेम ही होता है। नॉट, मतलब हम सब टीम का ही हिस्सा होते हैं। जी, और कोई? एक प्रश्न मेरा है। जरूर जरूर लोकेश जी। कोई इतने समय से इतना प्यारा साथी जो इतना अजीज़ रहा हो और इतने साल रहा हो, और अलग अलग कैपेसिटी में आप चारों के साथ रहा हो, तो ये तो नहीं हो सकता कि उनकी याद ना आए। वो डेफिनेटली याद में आते होंगे। तो अगर वो आते हैं
तो आप चारों से ये सवाल है, संक्षिप्त में ही बताइए आपको क्या कहते हैं हर रात जब भी आपकी याद में आते हैं, कोई एक ऐसी बात कुछ कहते हो? जब कोई भी काम करते हैं, मतलब मैं तो वाइफ हूँ, तो घर भी प्रोफेशन भी हर चीज़ साथ में रही है, मतलब घर का सफ़र भी, रंग सफ़र भी साथ में रहा है, तो हर पल याद आते हैं। उस पल को मैं डिफाइन नहीं कर सकती आपको, कि अगर हम सिर्फ काम करने के लिए साथ होते या हम घर में, तो हम लोग ने पूरा 43 इयर्स समझ लीजिए, जब हम मिले हैं पहली बार 81 में, उस दिन से लेके आज तक कोई लम्हा ऐसा नहीं होगा जब साथ में नहीं रहे हो। अगर वो बाहर रहते तो मालूम होता रात को आ जाएंगे, या बाहर टूर पे गए या मैं टूर पे गई हूँ तो वापस आना है, तो वो एक इंतज़ार होता है आंखों में, वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया। मुझे तो उनकी छवियाँ ही आती हैं, उनके चरित्र आते हैं, और सुनाई सिर्फ ध्रुव स्वामी के स्कंदगुप्त की, उसकी चंद्रगुप्त की लाइन आती है और इडिपस की लाइन आती है, वो मतलब बिल्कुल विजिबल है, और वो उन्हीं से मैंने सुनी थी। और हम लोगों ने जब प्ले किया था, और वो जिस ढंग से हमने प्रिपेयर किया था, वो स्पीच कभी भूलते भी नहीं हम। अजीज़ों ख़ानदान कैडमस की बेल पर खेलने वाले, नए फूलों इस फरियाद का मंगू, हमें याद है। और किस्मत की बात है, हमें पूरा प्ले ही याद था, वो पूरा प्ले हम सबको याद था। तो मैं जब भी उनको, उनकी एक तो इमेज आती है फुटबॉल की, मृत्युंजय की, और जो सुनाई देती है, तो मुझे अजीज, अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को एडिपस को करा था, मैंने कहा यार हम लोगों ने तो हाल भी बोल के ही आया उनको, तो बोले सर सुनाओ, मैंने कहा हमको तो ऐसे ही याद है, अभी बोल के आ रहा हूँ ये वाली स्पीच बच्चों के साथ। मुझे भी अभी योकास का एडिपस हम लोगों ने किया, फिर आलोक, राकेश और मैंने भी किया, आलोक ने जबलपुर में भी किया, तो उनकी हीरोइन भाग गई थी शो के 2 दिन पहले, तो आलोक ने मेरे को बुलाया योकास्टा, क्योंकि हम और आलोक कर चुके थे अपने ग्रुप से, दोस्त से, तो मुझे याद था, तो राकेश और मैंने फिर एडिपस और योकास्टा किया जबलपुर के शो में। मेरी जो मोस्ट एंड्योरिंग मेमोरी आलोक को लेकर है, हम लोग वो कब से है, जब हम लोग जबलपुर में थे, आलोक की एक ख्वाहिश थी, एक अधूरा ख्वाब था जो पूरा नहीं हो सका। आलोक चाहता था कि अंग्रेज़ी में भी नाटक करे, वो शेक्सपियर को चाहता था कि यहाँ पे अंग्रेज़ी में करे, और चूंकि मैं उस समय लिटरेचर में एमए कर रहा था, इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो चाहते थे कि डिक्शन को लेकर और थोड़ा सा उसको शेक्सपियर को थोड़ा मॉडर्न लैंग्वेज में करके उसको करे, तो पर फिर उसके बाद और भी हम लोगों ने बात की, एक्सप्लोर किया, तो सबने डिस्करेज किया, बोले कौन देखने आएगा, यहाँ हिंदी तो देखने आते नहीं, अंग्रेज़ी कौन देखने आएगा। तो वो दैट कंटिन्यूज टू हॉन्ट मी स्टिल। वो हम लोग कई बार उसने कहा था आलोक ने मुझसे, अब पता नहीं कब होगा या कभी हो पाएगा कि नहीं, अब तो हम भी मनोज, लाइक पिछले 1.5 घंटे से आलोक भाई पे बात कर रहे हैं। सच बताऊं, उसके बाद भी मुझे यकीन नहीं होता कि भैया नहीं है। मुझे हर दिन अपने आप को बताना पड़ता है यार आलोक भाई नहीं है। जब भी कोई आलोक भाई से संबंधित बात होती तो एक अंतर्द्वंद ही चलता रहता है, यार ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं यार, वो कहीं सिगरेट पीते हुए, बात के दिनों में थोड़े लड़खड़ाते हुए चलते हुए दिख जाएंगे, पर दिख जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है। उस दिन भाभी के फेस्टिवल में फूल चढ़ा रहा था, पर भी मुझे लग रहा था शायद ही किसी नाटक का हिस्सा है। मेरा मन अंदर से स्वीकार नहीं कर पा रहा। बस भाभी के आंसू देखता हूँ तब मुझे थोड़ा अजीब सा लगता, बाकी मुझे लगता भैया यहीं कहीं आसपास है। बल्कि उनको लास्ट टाइम यहाँ अप्सरा में तमाशा जैन भाई के प्ले के दौरान में मिला, जस्ट हग्ड हिम, आई कैन सेंस द बॉडी। वो मेरे को सेंसेशन आज भी है, जब मैंने उनको यहाँ पे अभी अब दिसंबर में पीछे से मैंने जब हक किया था उनको, और वो बॉडी अलग थी, वो हमारे आलोकदा वाली बॉडी नहीं थी, और वो मैं बहुत, वो मेरे मन में है अभी भी। मैंने किसी को कही भी थी ये बात कि हम टचिंग समबडी एल्स, ऐसा लग रहा था। शोभा जी, ये आलोक की बार बार बात हो रही कि आलोक जो है वो बहुत ही मेमोरी से भरे थे और वेल रेड पर्सनालिटी थे। इतना सारा जो, मतलब मुझे याद है कि भारत भवन में भी जब भास पर कार्यक्रम हुआ, और जब आलोक को बुलाने की बात आई तो सबने कहा कि अरे आलोक तो शायद ही आए, लेकिन आलोक को खबर मिली तो आलोक ने कहा मैं जाऊंगा। कमाल की बात है, मैं था वो सेशन में, मतलब भास जैसे ऐसे संस्कृत के एक कवि नाटककार के ऊपर इतना ऑथेंटिक, मतलब आलोक बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था तो बिल्कुल संगीत संस्कृत के कोई प्रकांड आचार्य होंगे। ये सारी चीज़ जो आलोक के पास थी
तो जो बताइए कि क्या वो घर में देर रात तक पढ़ते थे, उनके क्या अपनी कोई लाइब्रेरी थी, क्या था ये सब, आलोक ने कैसे ये सब ज्ञान को पी लिया? आलोक जब एनएसडी कर रहे थे, हम लोग जाते थे, रंगमंडल में थे, नाटक वाटक करने। आलोक 3 साल जब एनएसडी में रहे, आलोक इतना गंदा रहते थे, कपड़े भी खुद भी गंदे, नहाते भी, बोले हफ्ते में 2-1 बार नहा लेता हूँ यार, पढ़ता हूँ यहाँ पे। जब टाइम 3 साल आया हूँ तो पढ़ता। आलोक गजब का पढ़ते थे, घर में भी पढ़ते थे। आलोक के हॉस्पिटल में भी किताब थी। और ये वाला जो मैगजीन जो लास्ट निकला, उनने मंगवाया था, और चेखव का वो पढ़ते तो आलोक पूरे समय थे। पहले तो टॉयलेट में भी किताबें लेके जाते थे, वो मैंने बंद करी, मतलब देखो यार, फिर वही सब घर में आता है, टॉयलेट में मत लेके जाओ। तो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे आलोक, शुरू से ही पढ़ते थे। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी उन्होंने मैं मृत्यु ने, मेरी मम्मी ने मेरे को लाके दी थी, स्कूल में टीचर थी शिवाजी सावंत वाली। आलोक ने भी बहुत सारी किताबें पढ़वाई मेरे को। तो पढ़ना तो वो था, उनका जुनून था वो भी। और हॉस्पिटल में 5 तारीख को, 6 को आलोक आईसीयू में भर्ती हुए, 5 को मैंने बोला कि देखो आलोक, अब घर जाओगे, सिगरेट एक बड़ी जलाना, उसको 24 घंटे पी। तो बोले 10 से कम मैं नहीं पीऊंगा, देखो बोलना मत अब, लास्ट मतलब नहीं, अब सिर्फ एक। तो सिगरेट चेन स्मोकर लास्ट में हो गए थे वो, लेकिन उसके साथ में उन्होंने बाकी सारा जो उनका रूटीन था वो फॉलो किया, पढ़ने का, लिखने का, बोलने का। शोभा जी, एक बात मन में आती है हम लोगों को कि सनी बड़े हुए, और सनी ने जो वक्त देखा, आपके बेटे की बात कर रहा हूँ, कि पिता लगातार व्यस्त हैं, रंगकर में व्यस्त हैं, आप भी व्यस्त थी, बेटे में ये आर्ट क्यों नहीं आया? क्या आप लोगों ने नहीं चाहा कि आपका बेटा भी थिएटर में आए? नहीं, हमारे साथ वो जब पहली क्लास में था, दूसरी क्लास में, तब तक हम उसको साथ में लाते थे। फिर उसने एक दिन जवाब दिया कि ये काम तुम दोनों का है, तुम लोग करो, मैं नहीं करूँगा, मैं खेलूँगा। तो क्योंकि आलोक भी क्रिकेट, आलोक ने उसको सिखाया। कि हम लोग नाटक की रिहर्सल करके 9-10 बजे रात को लौटते थे, तो बॉलिंग करने के लिए खड़ा रहता था, छोटा था, कि आलोक बॉलिंग कराएंगे। मैं भी स्पोर्ट्स पर एथलीट हूँ मैं, तो स्पोर्ट्स का भी उसके अंदर है। और शेक्सपियर का कोई नाटक उसने शारदा विद्यामंदिर में पढ़ता था, वहाँ 2 नाटक किए उसने। तो एक्टिंग का, पर हमारे पापा भी हॉकी चैंपियन थे, तो एक स्पोर्ट्स का भी उसके अंदर ज़बरदस्त वो रहा है बचपन से। और छोटी सी बॉल लेके सोता था, बॉल दे दे करके। तो क्रिकेट का जुनून उसके अंदर है, सनी के अंदर क्रिकेट था शुरू से, और वो आलोक के अंदर था। आलोक ने उसको बहुत बॉलिंग कर, क्रिकेट हम लोग रात को लौटते थे तो वो प्लास्टिक का बैट बॉल लेके हमको 1 घंटे 1.5 घंटे बॉलिंग कराता था। आलोक थक जाते थे तो मैं कराती थी बॉल। तो वो था उसके अंदर बहुत ज्यादा। वो थोड़ा उसके हिस्से में मंच नहीं आया, मैदान आया। चलिए ठीक है। ये राजेश गाबा। एक सवाल था शोभा जी से कि जो आलोक जी का, ठीक है, मेरी आवाज़ वैसे बहुत ले ली। जी, पहले सभी को नमस्कार। क्योंकि ये एक ऐसा पल है कि एक्सप्लेन नहीं किया सकता, लेकिन एक सवाल एकदम जहन में आया, क्योंकि मैं भी 20 साल से जुड़ा हूँ आलोक भाई से, कि जो बहुत पहले आलोक भाई जिस तरीके से स्त्री के अंतर्मन की बातें करते रहते थे, कि स्त्री को कभी भी स्त्री की नज़र से नहीं देखा गया या वंचित किया गया, हमेशा जो पुरुष है पुरुष की नज़र से देखा गया। जो एक नाटक आपने अभी रिसेंटली किया, जो डायरेक्ट किया, आलोक भाई लिख रहे थे एक मुलाकात शकुंतला से। तो चूँकि ये 90s में शायद लिखा था आलोक भाई ने, 96 में, 94-96 में, तो तब बताइए कि आप इसको करने वाले थे या क्या वो था, वो नाटक जो लिख रहे थे आलोक भाई, क्या वो नाटक था जो अधूरा रह गया नाटक जो लिखते, उसके बारे में जानना चाहते। राजेश भाई जो है वो शायद हम लोग जब थिएटर करने आए उसके कुछ ही साल बाद से भोपाल में है। आलोक को बहुत अच्छे से जानते हैं, आलोक का थिएटर भी जानते हैं वो बहुत अच्छे से। और इस बात का आपका जवाब दें कि 94 में जब वो लिखा उन्होंने, तो मैं उसको स्टेज शो करने वाली थी, और उसके साथ महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती अहिल्याबाई होलकर, सीता,
ऐसे 5-6 कैरेक्टर हम लोगों ने लिखे थे। तो एक मुलाकात शकुंतला से कि स्त्री का जो पक्ष है, अंतर्मन, अंतर्द्वंद, उसको हमेशा पुरुषों ने ही लिखा है। इस बात का उनका वो था कि स्त्री के अंदर का, स्त्री स्वयं क्या कहना चाहती है, वो उसको सामने लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक मुलाकात शकुंतला के बहाने से वो बहुत अच्छा लिखा है। वो 25 मिनट का ही लिख पाए और शायद और आगे लिखते उसको पूरा किया। फिर ये वाली स्पीचेस हमने जोड़ी उसमें, तो शुरू के बीच के 5-6 पेज नहीं मिल पाए तो नहीं मिल पाए, तो अभी ये करके फिर हमने नए तरीके से उसको प्रयोग किया। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की, धर्मवीर भारती की गांधारी, आगा कश्मीरी की तहमीना और कबीर की लोई, सावित्री आधे अधूरे की, ये वाली स्पीचेस जोड़ी। वरना वो वाली स्पीचेस जोड़ के कि स्त्री को हमेशा कालिदास के समय से ही, शुरू से ही पुरुषों ने जैसा सोचा है कि स्त्री का पक्ष ये हो सकता है, स्त्री ये सोचती है, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा। स्वयं शकुंतला आके स्टेज पे बोलती है कि शकुंतला ये नहीं ये है, और कोई झाड़ू लगाने वाली भी, खाना बनाने वाली भी, A to Z कोई भी स्त्री शकुंतला हो सकती है। तो उसके अंतर्मन, उसके पहलू को उन्होंने सामने लाया है स्त्री के बहाने। और उसको मैं 94 में शायद स्टेज शो करने वाली थी, पर वो हो नहीं पाया था, कुछ मिस हो गई थी स्क्रिप्ट, सामान वामान शिफ्टिंग में, घर शिफ्टिंग के दौरान नहीं कर पाए। लेकिन अभी उसको हमने कंप्लीट किया है और हमारा एक शो हमको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मिला है। मैं 8 तारीख को शो करने जा रही हूँ उसका बाहर। जी। और ये आलोक का आशीर्वाद है। और जैसा कि अभी आपने जो आहान नाट्य उत्सव करा था, आलोक सर को समर्पित था। जी जी। इतना बड़ा ये आर्ट फेस्टिवल हो रहा है, इसमें भी आलोक सर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हाँ। सर ने बोला कि उनकी एक ख्वाहिश या एक तमन्ना थी कि अंग्रेजी में एक नाटक करना हाँ। चाहते हैं। तो इसके बारे में कुछ सोचा है आपने, या आप सभी मिलकर भी इस पर कुछ सोच सकते नहीं, हैं? इसमें क्या है कि थिएटर में उस समय समीर था, राकेश थे, ऐसे 5-6 एक्टर हमारे पास जो इंग्लिश में अच्छे से थिएटर कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे। पर वो बात आई गई, हो गई, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी उसमें, लेकिन करना ज़रूर चाह रहे थे वो। जी। और कोई? तो जैसा कि मैं पहले भी कह ही रहा था कि आलोक के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी बातें कम हैं, क्योंकि जितनी शिद्दत के साथ में आलोक इस शहर से जुड़े रहे और बाकी सारे लोग भी उनके साथ जुड़े रहे, तो एक परस्परता का जो आपसदारी का जो रिश्ता आलोक ने सबके साथ बनाया, उसने सबके मन के भीतर आलोक की स्मृतियों को बहुत गहरे तक बो दिया है। और गाए बगाए बहुत सारे मौके आते रहेंगे जब आलोक जैसे ना होकर भी हमारे बीच हुआ करेंगे। कहते हैं कि शायद कभी किसी सपने की दरार में, किसी भी क्षण भर की याद में, किसी शब्द की अनसुनी अंतर्ध्वनि में हमारे होने की छाप बची होगी, बस हम न होंगे। तो आलोक शायद ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं शायद कि मैं किसी स्मृति की दराज से झांकता रहूँगा और मैं आपके पास में आता रहूँगा। आलोक और हमारे बीच में ये रिश्ता बना रहेगा। मैं बहुत ही इस पैनल की ओर से शुक्रगुजार हूँ इंडी मूव्स का कि उन्होंने 4 दिनों का जो फेस्टिवल आयोजित किया, उसमें विशेष रूप से ये टॉक शो रखे। ये टेकम की जो चिंता है बहुत वाजिब है कि शहर में जो बहुत ही खुला संवाद हुआ करता था कलाओं के आसपास, वो संवाद कहीं न कहीं छीज रहा है। तो अली सरदार जाफरी कहते हैं कि गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले। तो ये संवाद का सिलसिला लगातार बने रहना चाहिए। और ये जो संवाद की खाई जो आई है 2-3 जनरेशन्स के बीच में, मुझे लगता है कि इसको फिर लौटाने की कवायद होनी चाहिए। ये टॉक शो सिर्फ इस फेस्टिवल नहीं, मुझे लगता है कि लगातार ये सिलसिला, जब भी जहाँ से हूँ क्लब लिटराटी, तो लगातार, चूँकि उनका मुख्य धारा में वो लिटरेचर का काम करते हैं, लेकिन मैं सीमा जी से दरख्वास्त करूँगा कि हम सब लोग शामिल होते रहेंगे, लेकिन ये संवाद जो है उसकी जो रवायत है वो लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। और टीकम जी, आपका नाट्य विद्यालय
और नाट्य विद्यालय से परे भी आप तो एक बहुत प्रशिक्षित रंगकर्मी के रूप में यहाँ पर हैं। मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा कोई सिलसिला शुरू करेंगे तो आलोक के आज के टॉक शो के बहाने कम से कम आगे की हमारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव हम पार करना चाहेंगे। मुझे लगता है आप सब सहमत होंगे, उससे होना ही चाहिए। तो आज के इस संवाद के सत्र से जो निकलने वाला जो मंथन है, मुझे लगता है कि जहाँ जाकर ये भरत वाक्य मैं कह सकता हूँ कि हम सब लोग इस तरह से इस रंग संवाद को लेकर बहुत गंभीर होंगे। नई पीढ़ी हमारे साथ जुड़ेगी और बातों का सिलसिला कहीं न कहीं सार्थकता के मुकाम पर हम सबको ले जाएगा। और मध्य प्रदेश और भोपाल जो कि पूरी दुनिया में सिरमौर माना जाता है कल्चर का और थिएटर का, वो शायद मुझे लगता है कि ठीक अर्थों में उसको हम फिर वापस जीवंत होता हुआ देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हम बजाते हैं हमारे सभी पैनलिस्ट के लिए। श्री मनोज जोशी, श्री राकेश दीक्षित, श्री टीकम जोशी, श्रीमती शोभा चटर्जी और श्री विनय उपाध्याय जी, आप सभी लोग यहाँ पर आए इंडी मून्स के इस सेशन में। क्लब लिट राधे के साथ हमने सेंटर स्टेज जो ऑर्गेनाइज़ किया है उसका आप हिस्सा बने, उसका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे जो साथी मीडिया पर्सन्स जुड़े हैं, हम बताना चाहेंगे थोड़ी ही देर में हम पंकज कपूर जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर प्रेस इंट्रैक्शन करेंगे। और आज शाम जो शर्मन जोशी जी का नाटक होने जा रहा है राजू राजा राम और मैं, उसके टिकट शाम 5:30 बजे तक बुक माई शो पर अवेलेबल हैं। 5:30 बजे से ये टिकट्स आप बॉक्स ऑफिस से ले सकते हैं। और इसी के साथ थोड़ी देर में बाहर ओपन स्टेज पर सेज यूनिवर्सिटी भोपाल के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल आर्ट्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस होने जा रही है। आई होप यू जॉइन अस ऑल फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लेट्स हैव अ वंडरफुल इवनिंग। थैंक यू।